पूरी कहानी सुनने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ें। सभी कहानियों का पूरा मज़ा लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नोबल पाथ को ज्वाइन करें और मेंबरशिप लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेब उपन्यास होम अजय पिताजी अध्याय 11 ऑफ यह मोह है _1 अजय पिताजी अध्याय 11 ऑफ यह मोह है _1 पिछला अध्याय अगला अध्याय अध्याय 11 ऑफ यह मोह है _1 जू यी ने वाक्य बीच में ही रोक दिया। कियान जियाओ की अत्यधिक आशा भरी निगाहों के तहत उसने 2 छोटे कैनाइन दांत दिखाए और मीठी मुस्कान दी। मैं इसे तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। कियान जियो स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति व्यथित हो गई और उसकी नाक हिलने लगी जैसे कि वह फूट फूट कर रोने वाला हो। जू यी डर के मारे उछल पड़ी। यहाँ ये तुम्हारा है, रो मत, मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। धन्यवाद सिस्टर यी। कियान जियाओ तुरंत फिर से जीवन से भर गया। उसने जुलाई द्वारा बनाई गई कॉटन कैंडी को उत्साहपूर्वक ले लिया। उसने एक बड़ा टुकड़ा खाया और यह इतना स्वादिष्ट था कि उसे लगा जैसे उसका शरीर दूर तैरने वाला था, जैसे कि वह बादलों के माध्यम से उड़ रहा हो। जहां तक कैंडी स्टूडियो की बात है, एकदम कूड़ा, शुद्ध कूड़ा। कियान जियाओ ने जल्दी से दावत खत्म की और भक्तिभाव से कहा, सिस्टर यी, अब से आप मेरी सगी बहन हैं और आपके पिता मेरे असली पिता हैं। ओह, मेरा मतलब है मेरे असली चाचा। जूलाई ने अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया। आप 6 साल के लड़के हैं और आपने कॉटन कैंडी की एक छड़ी के लिए अपने पिता को त्याग दिया। क्या तुम्हें कोई अभिमान नहीं है? हालांकि कियान जियाओ थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन वह एक प्रतिष्ठित परिवार से आता प्रतीत होता था। इस बच्चे के साथ जूलाई को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी बेटी को इसमें फिट होने में परेशानी हो रही है। 7:30 बजे जूलाई ने नौकरी की तलाश में किंडरगार्टन छोड़ दिया। वह पूरी सुबह सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई उपयुक्त काम नहीं मिला। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रुवान तांग की कंपनी में जाने का फैसला किया। हालांकि पहुंचने पर उन्होंने सीईओ के कार्यालय के दरवाजे पर सूट पहने एक युवक को खड़ा देखा, जो रुवान टैंग की ओर गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता बढ़ा रहा था। रुवान तांग, एक खूबसूरत महिला के लिए फूल, ये आपके लिए हैं, लीजी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। रुवान तांग झिझक रहे थे, अनिश्चित थे कि उन्हें स्वीकार किया जाए या नहीं। ली परिवार के पास एक निर्माण कंपनी थी जिसकी कुल संपत्ति 10 मिलियन से अधिक थी और उन्होंने हाल ही में एक बड़ा सौदा किया था, शहर के केंद्र में एक वाणिज्यिक भवन के पुनर्निर्माण का अनुबंध। पारिवारिक व्यवसाय के महाप्रबंधक ली जी ने अपने कनेक्शन का उपयोग करके अपने 3 प्रमुख स्टोरफ्रंट को न्यूनतम संभव कीमत पर किराए पर देने का वादा किया था। फूलों को स्वीकार करने का मतलब उसकी प्रगति को स्वीकार करना होगा, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो स्टोरफ्रंट, जो उसकी कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थे, खो सकते हैं। जैसे कि उसकी दुविधा को महसूस करते हुए लीजी ने कहा, फूल सिर्फ आपके प्रति मेरी प्रशंसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका किसी भी व्यावसायिक मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा चलो दोपहर को एक साथ विश्वविद्यालय के पुनर्मिलन में चलते हैं। लीजी के होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान खेल गई। वह जानता था कि रुवान तांग जल्द ही उस जाल में फंस जाएगा जिसे उसने इतनी सावधानी से बिछाया था कि वह कदम दर कदम उसे निगल जाएगा। आखिरकार रुवान फैशन कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई। ऐसे कठिन समय में उसे एक मजबूत सहयोगी की सख्त जरूरत थी, और वह समय पर हुई बारिश की तरह आ गया था। कौन सी महिला ऐसे भव्य, भावपूर्ण इशारे का विरोध कर सकती है? गुलाबों को स्वीकार करना और इस पुनर्मिलन में भाग लेना जो उसने सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया था, उनके खिलते रिश्ते की शुरुआत होगी। लेकिन तभी एक अजीब आदमी ने ली जी के हाथों से गुलाब छीन लिया, जिससे वह अवाक रह गया। तुम कौन हो? तुम मेरे फूलों के साथ क्या कर रहे हो? जब आप किसी महिला का पीछा कर रहे हो तो आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते। आइए मैं आपको एक तरकीब सिखाता हूँ। जूलाई ने रुवान तांग को अपनी बाहों में भर लिया और उसे दीवार से चिपका दिया। उसने गुलाब के फूल उसकी ओर बढ़ाए और धीरे से कहा, 99 गुलाब, हर एक मेरे दिल का प्रतीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिय। रुवान तांग अवाक था। अरे नहीं, मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा है। यह एहसास, यह जूलाई के पैर पर जितना जोर से मैं कर सकता हूँ, जोर से मारने की इच्छा है। आखिर यह बदमाश क्या कर रहा है? फिर भी जब रुवान तांग ने गुलाबों को पकड़ा तो उसने शर्मा कर अपना सिर नीचे कर लिया, जो लीजी की आंखों में शर्म की तस्वीर थी। जिस तरह से उसने अपने कानों के पीछे बालों का एक छोटा सा गुच्छा छिपाया था, उसकी आंखों में चुलबुली चमक थी। उस आकर्षण ने ली परिवार के युवा मालिक का खून लगभग खौला दिया था। उसने 7 वर्षों तक रुवान तांग का पीछा किया था। विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के बाद से उसने कभी भी उसके साथ अकेले भोजन नहीं किया था और उसके गुलाबों को अनगिनत बार अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन अब कुछ गुमनाम लोग रुवान तांग के दिल पर कब्जा करने में कामयाब रहे। ली जी ने जूलाई की ओर घूर कर देखा। बच्चा मेरा पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है, उपहार क्या आप हैं? मैंने वे फूल खरीदे। ओह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जी का चेहरा हरा हो गया। क्या तुम बहरे हो या सिर्फ मेरे साथ गूंगा खेल रहे हो? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? जू लाई ने हैरान होकर पूछा। ली जी गुस्से में हंस पड़ी। और तुम कौन हो जो मैं तुम्हारा नाम जानूं? अभी केवल 5 साल हुए हैं और मैं पहले से ही ऐसा कर चुका हूँ। लोग वास्तव में भुलक्कड़ हैं, जू लाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ए हो गया है, क्या आप कभी रहे थे? रुवान तांग, सुरक्षा को बुलाओ और उसे बाहर निकाल दो, ली जी ने आदेश दिया। रुवान तांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मिस्टर ली। वह मेरा है, तुम्हारा चचेरा भाई, आपके पिता की ओर से या आपकी माता की ओर से? वह मेरी बेटी के पिता जू लाई हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जू लाई वास्तव में एक समय प्रसिद्ध थे। 5 साल पहले रुवान टैंग को विवाहेतर एक बच्चा हुआ था। आगामी घोटाले ने ईस्ट सी सिटी और हैंगचेंग के आसपास के इलाकों में तूफान पैदा कर दिया था। आज तक ये गपशप का पसंदीदा विषय बना हुआ है। ये रुवान परिवार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात भी बन गई थी। इस वजह से रुवान तांग को रुवान परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। आज उसे जो छोटी सी सफलता मिली है, उसे हासिल करने के लिए उसे अनगिनत तिरस्कारपूर्ण नज़रों और शिकायतों को सहते हुए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना पड़ा। उस समय कई लोगों ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की थी जिसने उनकी देवी रुवान तांग की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था, लेकिन यह एक गहरे कुएं में कंकड़ फेंकने जैसा था। वह बिना किसी छींटे के गायब हो गया और कोई भी उसे कभी नहीं ढूंढ सका। इसके बाद रुवान टैंग के चाहने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई, जिसके कारण आखिरकार ली जी को बाहर खड़े होने का मौका मिला। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी वापस आएगा। ली जी पर संकट का भाव छा गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, रुवान तांग, हम कॉलेज के सहपाठी थे। हम एक दूसरे को अंदर और बाहर से जानते हैं। मैंने 7 वर्षों तक लगातार तुम्हारा पीछा किया है, जबकि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं यी के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे वह मेरी अपनी बेटी हो। रुवान तांग ने अपने होंठ काटे। काफ़ी देर तक झिझक के बाद उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें मिस्टर ली। जू लाई और मैं पहले ही सगाई कर चुके हैं। ली जी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लेकिन वह मुस्कुराने में कामयाब रहे। ये ठीक है, दोपहर को कक्षा के पुनर्मिलन के बारे में क्या? हम चलेंगे, जू लाई ने कहा, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं रुवान तांग के साथ जाऊंगा। ली जी की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उनकी योजनाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त थीं। उसने जू लाई पर लंबी कड़ी नज़र डाली। ठीक है, मैं मिंग्यूती हाउस में आपका इंतजार करूंगा। वहां रहो या चौकोर रहो। ली जी के चले जाने के बाद रुवान तांग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम्हें मेरे व्यवसाय में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने बारे में आपका इनपुट चाहिए, जू लाई ने गंभीरता से उत्तर दिया। हनी, तुम्हें क्या लगता है मुझे किस तरह की नौकरी ढूंढनी चाहिए? जैसे ही रुवान तांग अपनी राय देने ही वाली थी, जू लाई ने आगे कहा, आखिरकार मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए मैं जिस भी उद्योग में प्रवेश करूंगी वह पूरी तरह से क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बाध्य है। कैसी आत्ममुग्धता है! रुवान तांग ने नाटकीय ढंग से अपनी आंखें घुमाईं। ये कैसी है? जू लाई ने कहा, उसका नामांकन पूरी तरह से तैयार है और उसके पहले से ही कुछ छोटे अनुयायी हैं। ओह दोस्तों, किंडरगार्टन में, लेकिन ट्यूशन अविश्वसनीय रूप से महंगा है। पैसे की चिंता मत करो, प्रिंसिपल मेरे मित्र हैं। कंपनी के इस कठिन दौर से उबरने के बाद मैं ट्यूशन का भुगतान कर सकती हूँ, रुवान तांग ने अपने काम पर लौटते हुए अपनी कनपटी को रगड़ते हुए कहा। उसके पीछे खड़े होकर जू लाई ने वित्तीय विवरणों पर नजर डाली। क्या कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई है? उसने हैरान होकर पूछा। हम कुछ दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है। जो कुछ भी पैसे से हल किया जा सकता है वह कोई वास्तविक समस्या नहीं है। तुम्हारे पास पैसे हैं? रुवान तांग ने भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। फिलहाल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो, प्रिय, हमारा परिवार दिन के अंत तक दुनिया में सबसे अमीर बन सकता है, जू लाई ने आत्मविश्वास से भरा हुआ घोषणा की। प्रिय, तुम्हारा आदमी तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भरोसेमंद है। अगर आसमान गिर रहा हो तो क्या आप उसे रोक सकते थे? मैं आकाश हूँ। हाहा, पुरुष, बड़ी बड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं। रुवान तांग के होंठ कांपने लगे। उसने अपने बटुए से एक क्रेडिट कार्ड निकाला और जू लाई को दे दिया। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इसका उपयोग करें, और अगर यी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे निराश न करें। ठीक है, जू लाई ने कार्ड स्वीकार कर लिया और उसे ऐसे रख दिया जैसे कि वह कोई अमूल्य खजाना हो। रुवान तांग ने चिंता के साथ कहा, जू लाई, तुम्हें वास्तव में मेरी कक्षा के पुनर्मिलन में नहीं आना चाहिए। उनके परिवार काफ़ी प्रभावशाली हैं। वे आपको कठिन समय देने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे चिंता है। भले ही वे सिर्फ एक नकली जोड़ी थे, कोई वास्तविक भावनात्मक संबंध नहीं,
वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को पता चले कि जूलाई को अपमानित किया गया था और फिर उसकी बेटी इसके लिए उसे दोषी ठहराए। प्रभावशाली परिवार। जूलाई ने बिना किसी प्रतिबद्धता के अपने होंठ मोड़े। जब पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात आती है त मुफ्त वेब उपन्यास होम अजेय पिताजी अध्याय 12 चाय डालो _1 अजेय पिताजी अध्याय 12 चाय डालो _1 पिछला अध्याय अगला अध्याय अध्याय 12 चाय डालो _1 मिंग्यू टी हाउस ईस्ट सी सिटी में एक विशेष चायखाना। इसमें शीर्ष स्तरीय चाय समारोह और अद्वितीय शाकाहारी व्यंजन थे। हालांकि यह आम व्यक्ति के लिए दुर्गम था। प्रवेश के लिए एक सदस्य की कंपनी की आवश्यकता होती है। सदस्य बनने से बदले में एक निश्चित सामाजिक स्थिति की मांग होती थी। 1 मिलियन युआन से कम व्यक्तिगत नेटवर्थ वाला व्यक्ति या 10 मिलियन से कम संपत्ति वाला परिवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं था। रुवान तांग तकनीकी रूप से योग्य थी, लेकिन 100,000 युआन की वार्षिक सदस्यता शुल्क उसे झिझकने के लिए पर्याप्त थी। यही कारण है कि वह और जूलाई प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। उन्हें अंदर ले जाने के लिए लीजी की जरूरत थी। रुवान टैंग, हर कोई आ गया है, हम बस आपका इंतजार कर रहे थे। लीजी ने अपना कांस्य रंग का सदस्यता कार्ड दिखाते हुए उसका स्वागत किया। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने उन्हें जाने दिया और चोंगसम पहने 2 मुस्कुराती महिलाएं आगे बढ़ीं। निजी कमरा 17। अंदर लगभग 20 लोग बैठे थे, पुरुष और महिलाएं समान। जैसे ही रुवान तांग और जूलाई ने प्रवेश किया, कमरे में सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें उनकी ओर चली गईं। वे सभी जानते थे कि रुवान टैंग का कथित प्रेमी आने वाला है, लेकिन उसका मूल्यांकन करने के बाद वे कुछ हद तक निराश लग रहे थे और गपशप की लपटें धीरे धीरे कम हो गईं। उनका लुक साधारण था, उनके कपड़े साधारण थे, उसके पास किसी विशिष्ट आभा का अभाव था। वह पूरी दुनिया को एक बिल्कुल औसत व्यक्ति की तरह देखता था। ये रुवान तांग था, जो ईस्ट सी यूनिवर्सिटी का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसने धनी परिवारों के अनगिनत उत्तराधिकारियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के बेटों को अस्वीकार कर दिया था। ठंडी और अलग थलग, वह एक गौरवान्वित काली हंस की तरह थी, और वह इस साधारण व्यक्ति द्वारा जीत ली गई थी। कितना बेतुका हास्यास्पद। हर कोई, मैं आपका परिचय करा दूं, ये जूलाई, रुवान तांग की मंगेतर है, लीजी ने प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की। कुछ बिखरे हुए ओह कमरे में गूंज उठे, इससे पहले कि सभी लोग तुरंत लीजी के आसपास जमा हो जाते। उन्होंने ली ग्रुप के महाप्रबंधक के रूप में उनके नए पद पर उन्हें बधाई दी और उनके असीमित भविष्य की प्रशंसा की। कई महिलाओं ने तो उन पर चुलबुली निगाहें भी डालीं। रुवान तांग और जूलाई को पूरी तरह से अलग थलग छोड़ दिया गया था। केवल एक सादी दिखने वाली महिला एक कोने से खुशी से हाथ हिला रही थी। यहाँ पर। रुवान तांग मुस्कुराया और खुश भी हुआ। यह उसकी कॉलेज रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त जू याओ थी, उन कुछ लोगों में से एक जिसे वह अभी भी महसूस करती थी कि वह भरोसा कर सकती है। यह अवसरवादी बदमाश, जू याओ ने क्रोधित होकर कहा। जब हमने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, तब वे सभी आपसे शिकायत कर रहे थे, आपसे उनकी सपनों की कंपनियों में शामिल होने में मदद करने के लिए विनती कर रहे थे। सहपाठियों के रूप में अपने समय को ध्यान में रखते हुए आपने उनमें से हर एक की मदद की। अब जब उन्होंने सुना है कि आपको रुवान परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, तो वे साधारण अभिवादन से भी परेशान नहीं होते हैं। वे पूरी तरह से भूल गए हैं कि उन्हें नौकरी के प्रस्ताव किसने दिलवाए, उनका दाता कौन था। रुवान तांग, जो लंबे समय से इसका आदी था, ने धीरे से उत्तर दिया, ये सामान्य है। लोग ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है। मैं उनके 2 मुँहे पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी शेखी बघारने के बाद जू याओ ने रुवान तांग को काफी देर तक घूर कर देखा, जिससे उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं, ये बस है। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि आप और भी सुंदर हो गए हैं। आपकी पूरी आभा बेहतर है, जू याओ ने आश्चर्य से कहा। आप कौन से त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं? जल्दी मुझे बताओ, हमारे रिश्ते के साथ क्या आप अब भी मेरे साथ इतने औपचारिक रहेंगे? रुवान तांग ने दिखावटी गुस्सा दिखाया। इसके अलावा आप जानते हैं कि मैं कभी भी त्वचा देखभाल उत्पादों या उस जैसी किसी चीज़ का उपयोग नहीं करता हूँ। ये औपचारिक होने के बारे में नहीं है, लेकिन ओह कोई बात नहीं, चलो बस अपनी चाय पीते हैं, जू याओ ने असहाय आह भरते हुए कहा। अरे रुवान तांग, आप सबसे बाद में आए थे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने सहपाठियों को ये दिखाने के लिए चाय डालनी चाहिए कि आप खेद व्यक्त करते हैं? एक महिला सहपाठी ने कहा, उसके शब्दों से व्यंग्य टपक रहा था। उसका नाम जू फोंग था। अपने उत्कृष्ट फिगर और आकर्षक लुक के कारण उन्हें किसी भी अन्य सेटिंग में क्लास ब्यूटी माना जाता। लेकिन रुवान तांग की ही कक्षा में वह हरी पत्ती बनकर रह गई जो लाल फूल को अलग बनाती थी। इसने एक बार उसे क्रोध और ईर्ष्या से भर दिया था। हालांकि आज जू फोंग विजयी था। तो क्या हुआ अगर रुवान तांग को गर्व और अलगाव होता? क्या वह अब रुवान परिवार से बहिष्कृत नहीं थी, एक ऐसी महिला जिसके बारे में लोग उसकी पीठ पीछे कानाफूसी करते थे?
इस बीच उसकी अपनी पति सोन किन ने ग्रेजुएशन के बाद एक सफल व्यवसाय शुरू किया था। उनका करियर फल फूल रहा था और वह एक धनी सोशलाइट बन गई थी और ऐसा जीवन जी रही थी जिससे अनगिनत लोग ईर्ष्या करते थे। जू फेंग, यहाँ चाय डालने के लिए वेटर हैं, इसे बहुत दूर मत ले जाओ, जू याओयाओ ने क्रोधित होकर कहा। क्या क्या रुवान परिवार की पूर्व युवा कुमारी खुद को नीचे गिराने के लिए इतनी प्रतिष्ठित थी, और आज की रुवान तांग भी नहीं गिर सकती? जू फेंग ने व्यंग्य किया। बिल्कुल, वह बिना कुछ कहे देर से आती है। वह क्या सोचती है कि वह कौन है जो हमें वह रवैया दे रही है? रुवान तांग, जू फेंग बस आपका इंतजार कर रहा है, बस सभी को एक कप चाय पिलाओ। अन्य सहपाठी दुर्भावनापूर्ण प्रसन्नता के साथ चिल्लाने लगे। एक समय ऊंचे और शक्तिशाली रुवान तांग को नीचे लाते हुए देखना, जहां कोई भी उस पर कदम रख सकता था, उत्साहजनक महसूस हुआ। जू फेंग, मत भूलो, जब सोंग किन का व्यवसाय विफल हो गया और वह आत्महत्या के कगार पर था, तो वह रुवान तांग ही थी जिसने उसे सही लोगों से मिलवाया था। तुम दोनों के पास आज जो कुछ है वह केवल उसकी वजह से है। जू याओयाओ की आवाज उठी। हास्यास्पद, मेरे पास जो कुछ भी है वह मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, जू फोन के पास बैठे सोंग किन ने अपनी टाई की और जोर से चिल्लाया। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। जू याओयाओ जोड़े की बेशर्मी से दंग रह गई। उसने ली जी को घेर लिया। और आप, ली जी, आपने मुझसे कहा था कि आप रुवान टैंग को जीवन भर प्यार करेंगे और मुझसे आपके लिए एक अच्छा शब्द कहने के लिए कहा था। क्या आप मदद नहीं करने जा रहे हैं? दृश्य देखते ही ली जी की अभिव्यक्ति चमक उठी। ये बस कुछ चाय डाल रहा है, उसने हल्के से कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह ये सब रोक सकते थे, लेकिन रुवान तांग ने उसे बार बार अस्वीकार कर दिया था। आज जू लाई की उपस्थिति के साथ उसके दिल में एक गहरा असंतोष घर कर गया था। आज उनके पुराने सहपाठियों का उपहास एकदम सही था। ये रुवान तांग को खुद को स्पष्ट रूप से देखने देगा। वह अब कोई अछूत देवी नहीं रह गई थी, बल्कि केवल सेकंड हैंड माल थी जो पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ये तथ्य कि वह अभी भी उससे शादी करने को तैयार था, उसका सौभाग्य था। रुवान तांग, चलो चलें। जू याओयाओ हताश होकर उठ खड़ा हुआ। मैं इस भयानक चायखाने से तंग आ गया हूँ। आइए इसके बदले कुछ चावल नूडल्स ले आएं। रुवान तांग मुस्कुराया। उसकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह गर्म थी। मेरे प्यारे पुराने सहपाठियों, एक बार फिर मुझे मानव स्वभाव की चंचलता दिखाने के लिए धन्यवाद, और मुझे ली जी के सज्जन चेहरे को देखने देने के लिए। ये चाय डालनी थी। याओयाओ, बैठो। जब वह चायदानी के पास पहुंची तो रुवान तांग की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसने पाया कि दूसरा हाथ पहले ही उसे उठा चुका था। यह जू लाई था। यह मुझे दे दो, रुवान तांग ने कहा। उसने इससे कहीं अधिक अपमानजनक बातें सहन की थीं, थोड़ी सी चाय डालना कुछ नहीं था। मैं इसे करूंगा। जैसे ही रुवान तांग ने जटिल भाव से उसे देखा, जू लाई ने शांति से चाय के प्रत्येक कप को भर दिया। और ली जी, वह आदमी जिसने कसम खाई थी कि वह उसे एक सुखद भविष्य देगा, जिसने वादा किया था कि वह यी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वह क्या कर रहा था? बस किनारे से उदासीनता से देख रहा हूं। इस दृश्य ने जू याओयाओ को इतना क्रोधित कर दिया कि वह लगभग जोर जोर से गाली देने लगी। ठीक है, हम सभी सहपाठी हैं। चीजों को इतना तनावपूर्ण होने की कोई जरूरत नहीं है, लीजी ने अपना चाय का कप उठाते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा। हमने 5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। आओ आओ, जयकार। कप एक साथ बजने लगे, लेकिन जू याओयाओ के अलावा किसी ने भी रुवान तांग या जू लाई को टोस्ट नहीं किया। जल्द ही विशेष शाकाहारी व्यंजन मेज पर लाए गए। सभी ने दिल से कहा। बातचीत अभी भी ली जी की चापलूसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बीच बीच में जू फोंग और सोंग किन की ओर से रुवान तांग और जू लाई पर की गई मजाकिया टिप्पणियां भी हो रही थीं। युवा मास्टर ली, इस भोजन की कीमत बहुत अधिक रही होगी, है ना? एक सहपाठी ने टिप्पणी की। ज्यादा नहीं, बस कुछ दसियों हजार, लीजी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा। उन्होंने अफसोस के संकेत के साथ कहा, मिंग्यूती हाउस में 2 वीआईपी निजी कमरे हैं, फेंगहुआ पवेलियन और स्नोमून पवेलियन। मेरा इरादा था कि हम फेंगहुआ पवेलियन में इकट्ठा हों, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे बताया कि इसे आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बुक किया है। अन्यथा समुद्र की ओर देखने वाली खिड़की से भोजन करना अविश्वसनीय रूप से वायुमंडलीय होता। आप बहुत दयालु हैं, यंग मास्टर ली, किसी ने तारीफ की। तुम्हारे चाचा मिंग्यूती हाउस में काम करते हैं? जू फेंग ने पूछा, उसकी आंखें चमक रही थीं। हे, मेरे चाचा यहाँ प्रबंधक हैं, लीजी ने विनम्रता दिखाते हुए कहा। सभी सहपाठी स्तब्ध रह गए। लीजी की ओर उनकी निगाहें ईर्ष्या से भर गईं। मिंग्यूती हाउस के मालिक के बारे में अफवाह थी अपार पृष्ठभूमि। वह पूरी तरह से एक रहस्य था, क्योंकि उस पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। फिर भी पूरे ईस्ट सी सिटी में सुखवादी युवा उत्तराधिकारियों से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों तक किसी ने भी मिंग्यूती हाउस में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। जब सामान्य धनी परिवारों के सदस्य या सरकारी अधिकारी भोजन करने आते थे तो प्रबंधक कभी उपस्थित नहीं होता था।
केवल सबसे विशिष्ट मेहमानों के लिए, जैसे कि 100 मिलियन से अधिक संपत्ति वाले परिवारों के मुखिया या ईस्ट सी सिटी के शीर्ष अधिकारी प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से मालिक की ओर से चाय और शराब की पेशकश करेगा। इसने अकेले ही मालिक की दुर्जेय पृष्ठभूमि को प्रदर्शित किया। ऐसी जगह पर प्रबंधक बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। इसका मतलब था कि व्यक्ति पहले ही समाज के वास्तविक ऊपरी क्षेत्रों में कदम रख चुका है। प्रधानमंत्री के द्वार पर एक तीसरी श्रेणी का अधिकारी, ये कहावत कोई खोखली बात नहीं थी। शहर के केंद्र में वाणिज्यिक भवन का पुनर्विकास किया जा रहा है। हालांकि मेरे परिवार ने मुख्य बोली नहीं जीती। मेरे चाचा ने टी हाउस के मालिक से बात की और हम कार्रवाई का एक हिस्सा पाने में सक्षम हुए। अपने चाचा के बारे में बोलते हुए ली जी अहंकार से भर गए। सॉन्ग किन, जो भवन निर्माण सामग्री का व्यवसाय करता था, इन शब्दों से उसकी आंखें चमक उठीं। झू फैंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपना गिलास उठाया और एक मधुर मुस्कान के साथ ली जी के पास चली गई। युवा मास्टर ली, आपको बस हमारे सॉन्ग किन की देखभाल करनी है। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिता अध्याय 13 खूबसूरत कहानी _1 अजय पिताजी अध्याय 13 एक खूबसूरत कहानी _1 पिछला अध्याय अगला अध्याय अध्याय 13 एक खूबसूरत कहानी _1 बेशक, बिल्कुल। ली जी ने ध्यान का केंद्र होने के एहसास का पूरा आनंद लेते हुए आंखें सिकोड़ लीं। शैतान की बात। एक अधेड़ उम्र का चौकोर चेहरे वाला मोटा आदमी दरवाजे को धक्का देकर खोला और मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। ली जी तुरंत आश्चर्य से उठ खड़ी हुई। अंकल, आपको यहाँ क्या लाया है? मेरा प्रिय भतीजा मिंग्यू टी हाउस में अपने सहपाठियों की मेजबानी कर रहा है। मैं कैसे आकर टोस्ट नहीं दे सकता? अपने बियर पेट को बाहर निकालकर ली जेंगनान दिल खोलकर हंसे। कृपया सभी लोग शर्माएं नहीं। जब आप मिंग्यू टी हाउस में हो तो आपको घर जैसा महसूस होना चाहिए। यहाँ ये चाय का कप आप सभी के लिए है। ली जेंगनान ने अपने लिए चाय का कप डाला और उसे हवा में उठाया। कमरे में मौजूद सहपाठी, जिनकी उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष थी और जो अपनी युवावस्था के चरम पर थे, तुरंत उत्तेजित हो गए। ली जेंगनान, मिंग्यू टी हाउस के प्रबंधक। वह रुतबे और रुतबे का प्रतीक था। केवल अरबपति या शहर के शीर्ष अधिकारी ही उनका रुख कम कर सकते थे। और अब वह सक्रिय रूप से उन्हें युवाओं के एक समूह को टोस्ट दे रहा था। यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। खुश होकर समूह ने तुरंत उत्तर दिया, अंकल ली, आप बहुत दयालु हैं। ली जेंगनान एक सच्चा धूर्त बूढ़ा लोमड़ी था। उन्होंने ली जी के बारे में बचपन की एक शर्मनाक कहानी सुनाई, जिससे उनके बीच की दूरी तुरंत खत्म हो गई। निजी कमरा हंसी मजाक और हर्षित आवाज़ों से भर गया। थोड़ी देर के बाद ली जेंगनान ने कहा, ठीक है, आप सभी खाना खाते रहें। मालिक अभी भी फेंगहुआ मंडप में कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहा है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस ली जी मुझे बुला लें। मिंग्यू टी हाउस का मालिक, वह रहस्यमय बड़ा शॉट। ली जेंगनान के चले जाने के बाद निजी कक्ष में उत्साहपूर्ण चर्चा का दौर शुरू हो गया। ली शाओ, वास्तव में मिंग्यू टी हाउस का मालिक कौन है? ली शाओ, तुम्हारे चाचा की उपस्थिति बहुत शक्तिशाली है। मैंने अभी जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं की। भाई जी, ये पता चला है कि आप असली बड़े खिलाड़ी हैं, उस व्यक्ति के विपरीत जिसे उनके परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। इसे कम महत्वपूर्ण रखें। ली जी की मुस्कान दीप्तिमान थी। उनके चाचा की उपस्थिति ने उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी, जिससे वह पहले से ही पार्टी का ध्यान आकर्षण का निर्विवाद केंद्र बन गए थे। हालांकि यह एक चाय खाना था, ली जेंगनान के टोस्ट ने कुछ सहपाठियों के अहंकार को बढ़ा दिया था। अब वे केवल चाय से ही संतुष्ट नहीं रहे, उन्होंने उत्साहपूर्वक शराब पीना शुरू कर दिया। इस बीच रुवानतांग, जूलाई और जू याओयाओ ने खुद को हाशिए पर पाया और सभी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जू याओयाओ और रुवानतांग को कोई आपत्ति नहीं थी। वे अपने विश्वविद्यालय के दिनों की दिलचस्प बातों पर बातें करते और हंसते थे। जू लाई ने बहुत दिलचस्पी से सुना, कभी कभी एक या दो प्रश्न भी पूछे, जिससे एक मनोरंजक छोटा समूह बन गया। 1 घंटे बाद सॉन्ग किन टॉयलेट से निजी कमरे में लौटा। उसके चेहरे पर चमकदार लाल हथेली का निशान था। झू फैंग सदमे में घूरने लगा। सॉन्ग किन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? उफ, पूछो ही मत। शराब की बदबू के कारण सॉन्ग किन ने जोर से डकार ली और शाप दिया, मैं गलती से किसी बूढ़े आदमी से टकरा गया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैंने उसे वापस लात मार दी। ली शाओ, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? ली जी ने भौहें चढ़ा दी। जो कोई भी मिंग्यू टी हाउस में प्रवेश कर सकता था वह या तो अमीर था या प्रभावशाली था। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके चाचा ली जेंगनान यहाँ प्रबंधक थे, एक विशाल शक्ति वाले व्यक्ति। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति ने इसे शुरू किया था। उस विचार के साथ ली जी ने अपनी छाती फुलाए और घोषणा की, कोई बात नहीं, अगर कुछ भी होता है तो मैंने तुम्हें कवर कर लिया है। वह हमारा ली शाओ है। आओ हम सब ली शाओ को टोस्ट दें। टोस्टों का एक और दौर शुरू हुआ।
कमरे में सभी पुरुष अपने चेहरे लाल किए हुए शराब पीने लगे और जोर जोर से शराब पीने का खेल खेलने लगे। हालांकि कुछ ही समय बाद निजी कमरे का दरवाज़ा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। अचानक हुई तेज आवाज ने सभी को चौंका दिया। वे सब मुड़कर देखने लगे। काले सूट में एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे टैंक सूट में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद बालों से भरे उसके सिर के बावजूद वह जोश से भरा हुआ था। सोमकिन पर ताला लगाने से पहले बुजुर्ग की नज़र कमरे पर पड़ी। तुम वहाँ हो, छोटे बदमाश, उसने तीखे स्वर में कहा। सोमकिन ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम अब भी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करते हो? ली शाओ, वह वही है जो टॉयलेट में मुझे थप्पड़ मारा। क्या तुम बीमार हो, बूढ़े बूढ़े? जू फैंग चिल्लाया। मेरा सोमकिन अभी अभी आपसे टकराया था और आपने इसके लिए उसे मारा। वांग लांग, इस महिला को याद करो, उसके चेहरे पर बाद में थप्पड़ मारना, बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। समझ गया बॉस, हटे कट्टे, वांग लॉन्ग ने सिर हिलाया। उनकी शत्रुता को महसूस करते हुए ली जी ने भौहें चढ़ा लीं। सज्जनों, मैंने सुना है कि क्या हुआ था। क्या इतना आक्रामक होने की कोई ज़रूरत है? वे दोनों, अंगरक्षक वांग लॉन्ग ने सोमकिन और जू फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, एक घुटने टेकेगा और माफ़ी मांगेगा और दूसरे को 100 बार थप्पड़ मारा जाएगा। फिर ये मामला खत्म हो गया। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। यह एक दुर्घटना थी और सोमकिन ने पहले ही माफ़ी मांग ली है। बहुत दूर मत जाओ। हाँ, वे सभी युवा पुरुष थे और उनके शरीर में शराब होने के कारण उन्हें क्रोधित होने और चिल्लाने के लिए केवल कुछ शब्दों की आवश्यकता थी। सभी महिला सहपाठी मुस्कुरा रही थीं, बिल्कुल बेपरवाह। उनके मन में ये ली जी के चाचा का क्षेत्र था। उनके पास हर लाभ था जिससे उन्हें अजेय होने का एहसास होता था। जू फैंग ने जू लाई पर एक नज़र डाली और व्यंग्य किया, कैसे आदमी हो तुम? वे हमें धमकाने के लिए सीधे हमारे दरवाजे पर आ गए हैं और जब अन्य लोग मदद कर रहे हैं तो आपके पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। ये सही है, मैं भयभीत हूँ, जू लाई ने मेज से मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज लेते हुए कहा। उसने उस मोटे आदमी को आकार देते हुए उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया जो परेशानी की तलाश में आया था। वह स्पष्ट रूप से एक प्रशिक्षित मार्शल कलाकार है। यह एक अच्छा शो होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जू फैंग अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू लाई इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी। उसने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। दयनीय हारे हुए व्यक्ति, आप अजीब हैं। जू याओ, जो हमेशा चीज़ों को काले और सफ़ेद रंग में देखता था, जवाब देने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारे पति ने ही यह गड़बड़ की है तो इसका हमसे क्या लेना देना है? हमें आपके लिए अपनी गर्दन क्यों फैलानी चाहिए? उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मुझे बस इस बात का डर है कि अगर हमने मदद की तो आप हमारी परेशानी के लिए हमारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। ये हंसी है। यहाँ ली शाओ के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप संभवतः क्या सहायता प्रदान कर सकते हैं? बस वहाँ बैठो और चुपचाप देखो, जू फोंग ने उपेक्षापूर्वक कहा। यह शक्ति है, यह आत्मविश्वास है। अफसोस की बात है कि यह कुछ ऐसा है जो आपके पास कभी नहीं होगा। जू याओ ने गुस्से में अपना जबड़ा भींच लिया, लेकिन रुवान तांग ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया और उसे परेशान न होने का संकेत दिया। दरवाजे के पास वांग लॉन्ग की नज़र सभी पर पड़ी, लेकिन जब उसकी नज़र कोने में जू लाई पर पड़ी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं इस युवक को समझ नहीं पा रहा हूँ। एक नज़र में वह बिना किसी साधना स्तर वाला एक सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता है, लेकिन न केवल वह निडर है बल्कि वह वास्तव में सूरजमुखी के बीज तोड़ रहा है और शो को बड़े चाव से देख रहा है। वह या तो छिपा हुआ गुरु है या मूर्ख जो स्थिति को नहीं पढ़ सकता। वांग लांग, इसे जल्दी से संभालो, बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही से कहा। वह एक भोज में जाने की जल्दी में था और अपने मेज़बान को इंतजार नहीं करा सका। हाँ बॉस, वांग लॉन्ग ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। घुटने टेको और माफ़ी मांगो। 100 थप्पड़। ली शाओ, सभी सहपाठी चिल्ला उठे, ली जी की ओर धार्मिक आक्रोश से देखते हुए। ली जी की आंखें चमक उठीं। वह क्लास रियूनियन का सितारा था। यदि वह इसे पूरी तरह से हल नहीं कर सका तो वह हंसी का पात्र बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह रुवान तांग के सामने हार जाएगा। जू लाई के साथ अपने संबंधों और पारिवारिक पृष्ठभूमि को दिखाने की इच्छा से प्रेरित होकर ली जी ने एक कदम उठाया। उसकी आवाज़ गहरी थी और उसने कहा, दोस्त, क्या माफ़ी मांगने का ये तरीका थोड़ा अतिवादी नहीं है? ओह, बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास कोई अधिक परिष्कृत तरीका है? बेशक, ली जी थोड़ा मुस्कुराई। मैं ईस्ट सीली परिवार से ली जी हूँ। मुझ पर एक एहसान करो और हम इसे एक कप चाय के साथ सुलझा सकते हैं। क्या यह एक अच्छी कहानी नहीं बनेगी? थप्पड़। वांग लॉन्ग का हाथ ली जी के चेहरे पर फट गया। चेहरा, तुम्हारा क्या बकवास चेहरा है। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजेय पिता अध्याय 14। ये वही है जिसने मुझसे पूछा _1।
अजय पिताजी। अध्याय 14 ये वही है जिसने मुझसे पूछा _1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 14 ये वही है जिसने मुझसे पूछा _1। निजी कमरा इतना शांत था कि आप पिन गिरने की आवाज़ सुन सकते थे। हर कोई अवाक रह गया। ली जी को वास्तव में चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। ली जी ने अपना गाल ढंक लिया और गंभीर रूप से कहा, भाई मेरे साथ नरमी बरतें। हम किसी दिन फिर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। आपके तरीके थोड़े गलत हैं। स्मैक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग लॉन्ग ने एक और तमाचा जड़ दिया। तुम्हारा भाई कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? ली जी पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह अपने क्रोध से हंसा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस तुम रुको। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने चाचा का नंबर डायल किया। जू फेंग ने आत्मसंतुष्टता से कहा, आप सभी का काम समाप्त हो गया है। मिंग्यू टी हाउस का मालिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और यंग मास्टर ली के चाचा यहाँ प्रबंधक हैं। यदि आप अभी यंग मास्टर ली और हम में से बाकी लोगों से माफ़ी मांगते हैं तो बहुत देर नहीं हुई है। ओह, वांग लॉन्ग और बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को देखा। दोनों अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। अंत में थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए वांग लॉन्ग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, ठीक है, क्या वह आ गया है? अंकल ली यहाँ पहुंचेंगे और आप सभी को नष्ट कर देंगे। सॉन्ग किन चिल्लाया। ली जेंगनान जल्दी पहुंचे। जब उसने कमरे में अव्यवस्था देखी, विशेषकर अपने भतीजे का चेहरा जो सूअर के सिर की तरह सूजा हुआ था, तो उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से कठोर हो गई। जैसे ही वह पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, उसने वांग लॉन्ग और सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा और ठिठक गया। अंकल ली, आपको हमसे बदला लेना होगा। सॉन्ग किन और अन्य लोग फूट फूट कर रोने लगे, मानो कोई जीवन रेखा पकड़ रहे हों। चाचा। ली जी ने ऊपर देखा, उनकी आंखें खून से लथपथ थीं। हालांकि उनकी अपेक्षित निगाहों का सामना करते हुए ली जेंगनान का शरीर ऐसे हिल गया मानो वह गिरने वाला हो। 8वें मास्टर, उसने कांपती आवाज़ में कहा, आप यहाँ क्यों हैं? ली जेंगनान एक चतुर व्यक्ति थे। वह तुरंत समझ गया कि उसके भतीजे और उसके सहपाठियों ने 8वें मास्टर के साथ झगड़ा शुरू कर दिया है। वह पागल हो रहा था। ये कमीने, वह बॉस का सम्मानित अतिथि है। क्या तुम मूर्खों को मृत्यु की इच्छा है? 8वें गुरु, वह कौन है? हर कोई हतप्रभ था। ली जी के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उनके दिमाग से शराब का कोहरा साफ हो गया। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्हें उनके चाचा 8वें मास्टर कहकर संबोधित करते। उसके दिमाग में एक नाम कौन था और उसने हौंकते हुए कहा, आप लियू शहर से ओल्ड जियांगबा हैं। वह जो मृतकों का व्यवसाय करता है। ओल्ड जियांगबा, लियू शहर का अंडरवर्ल्ड सरगना। हालांकि लियू शहर छोटा था, ये ताबूतों, आत्मा धन और अंतिम संस्कार पुष्पमालाओं से संबंधित व्यवसायों से भरा हुआ था और ओल्ड जियांगबा उन सभी का स्वामी था। अपनी युवावस्था में साहसी और आक्रामक, उन्होंने हैंगचेंग और पूर्वी सागर के पड़ोसी शहरों तक अपनी पहुंच बढ़ाने से पहले 10 साल के भीतर लियू शहर की हर दुकान को एकजुट कर लिया था। अपने परिवार में 8वें बच्चे के रूप में उन्हें सम्मानपूर्वक 8वें मास्टर के रूप में जाना जाता था। वह विश्वासघाती, धूर्त और पूर्णतया निर्दयी था। अफवाह ये थी कि एक बार उसने एक प्रतिस्पर्धी के 9 सदस्यों वाले पूरे परिवार को ताबूतों में ठूंस दिया था जबकि वे अभी भी जीवित थे। वह धोखेबाज बन गया जिसका इस्तेमाल माता पिता अपने बच्चों को सोने के लिए डराने के लिए करते थे। जियांगन क्षेत्र में एक कहावत भी थी, यदि आपने 8वें मास्टर को उकसाया तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। बस अपनी वसीयत लिखो और मरने की प्रतीक्षा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को भी अपने साथ नीचे खींच ले जाओ। जहां तक आपके दाह संस्कार और दफनाने की बात है, आपको इसके बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपके लिए सब कुछ उत्तम ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वांग लॉन्ग ने पूर्वी सागर के ली परिवार पर व्यंग्य किया था। ली परिवार की कुल संपत्ति शायद अधिकतम 10 या 20 मिलियन थी, जबकि 8वें मास्टर की संपत्ति 10 साल पहले 100 मिलियन से अधिक हो गई थी। वह लियू शहर का आकाश था। अब 8वें मास्टर की कुल संपत्ति निश्चित रूप से दोगुनी से अधिक हो गई है। लेकिन ली जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी शक्तिशाली शख्सियत, जिसका प्रभाव स्वर्ग तक पहुंच गया था, मिंग्यू टी हाउस में क्यों दिखाई देगी। बूढ़े ने बुलाया। 8वें मास्टर ने कुछ नहीं कहा, आंखें सिकोड़ लीं। अंगरक्षक, वांग लांग ने ठंडी आवाज में कहा, ली जेंगनान, आपके भतीजे में कुछ घबराहट है। उसका दोस्त टॉयलेट में बॉस से टकरा गया और अभी अभी उसे बॉस को मरा हुआ बूढ़ा आदमी कहने का साहस हुआ। ठीक है, बूढ़ी जियांगबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल मृतकों के साथ व्यापार करती हूँ। ऐसा लगता है कि जीवित लोगों को मुझसे कोई डर नहीं है। उन पीले दांतों को देखकर ली जी का खून ठंडा हो गया। अपनी भयावह गलती का एहसास करते हुए उसे लगा जैसे वह बर्फीले गड्ढे में गिर गया हो। ली जेंगनान, जो छिपे हुए खतरे को समझ गए, हरे हो गए। 8वें मास्टर, भाई वांग, यह एक गलतफहमी होगी। क्या आप अपने भतीजे के लिए जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं? वांग लॉन्ग ने उसे घूर कर देखा। ली जेंगनान हकलाते रहे, एक भी शब्द बनाने में असमर्थ रहे।
आखिरकार उसके घुटने मुड़ गए और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना माथा संगमरमर के फर्श पर दबाया और कांपती आवाज में कहा, 8वें गुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे भतीजे की जान बख्श दें। वह ली परिवार का एकमात्र पुरुष उत्तराधिकारी है। जहां तक दूसरों की बात है, उनके साथ आप जैसा चाहें वैसा करें, जिए या मरें, यह आपका फैसला है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके सबसे बड़े रक्षक के घुटने टेकने और दया की भीख मांगने का दृश्य एक चाकू था जो ली जी, सॉन्ग किन और अन्य लोगों के दिलों में गहराई तक घुस गया। आपको क्या लगता है कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए उपयुक्त समाधान क्या होगा? बूढ़े जियांग बा ने ली झेंगनान को दरकिनार करते हुए ली जी पर टिकने के लिए कहा। वह जानता था कि उसका हर शब्द और कार्य ली परिवार को अपरिवर्तनीय विनाश में डुबा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, सॉन्ग किन घुटने टेककर माफी मांगेगी। झू फैंग खुद को 100 बार थप्पड़ मारेगी। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, उसके गौरव और गरिमा में जो कुछ बचा था उसे 8वें मास्टर ने पैरों तले रौंद दिया। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। 8वें गुरु, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ली जी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अपमानित नहीं कर सकता था। युवा मास्टर ली, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा कि आप कुछ भी संभाल सकते हैं? सॉन्ग किन अभी भी शराब के कारण अस्त व्यस्त था, स्थिति को समझ नहीं पाया। चुप रहो, क्या तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है? ली जी उबल पड़े। 8वें मास्टर को अपमानित करने के बाद हम भाग्यशाली होंगे कि हम इससे जीवित बाहर निकल सकें। यदि आप अभी घुटने टेककर माफी नहीं मांगते हैं तो आपको नहीं बचाने के लिए मुझे दोष न दें। सॉन्ग किन को झटका लगा, उसके सिस्टम से शराब गायब हो गई। ली झेंगनान को फर्श पर गिरा हुआ देखकर वह बेशर्मी से अपने घुटनों पर बैठ गया और भयानक गड़गड़ाहट के साथ अपना सिर फर्श पर पटकने लगा। मुझे क्षमा करें 8वें गुरु, मुझे बहुत खेद है, कृपया मुझे बख्श दें। एक पल की चुप्पी के बाद झू फैंग ने भी अपने चेहरे पर तमाचा मारना शुरू कर दिया। कठिन, वांग लॉन्ग ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन झू फैंग उस पर और अधिक बल डाल सकती थी, बार बार अपने ही चेहरे पर वार कर रही थी। निजी कमरे का माहौल बोझिल और दमनकारी था। कुछ देर पहले के उत्साही युवा अब कांप रहे थे, मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत कर रहे थे। एकमात्र ध्वनि लगातार किसी के सूरजमुखी के बीज खाने की खड़खड़ाहट की थी। आवाज झकझोर देने वाली थी, इतना कि वांग लॉन्ग और ओल्ड जियांग बा दोनों ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं और देखने लगे। खाना बंद करो। रुवान तांग का दिल उछलकर उसके गले में आ गया और उसने जुलाई को चुटकी काटी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आखिरकार नोटिस कर लिया हो। ओह, बुरा मत मानना, तुम सब आगे बढ़ो, मैं सिर्फ शो देख रहा हूँ। शो देख रहे हैं। बूढ़े जियांग बा के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। नौजवान, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? रुवान तांग की खोपड़ी झंझना गई। उसने स्वयं देखा था कि 8वां मास्टर कितना निर्दयी और दबंग हो सकता है। वह झट से माफी मांगते हुए झुक गई। मुझे बहुत खेद है 8वें मास्टर, जुलाई का कोई अनादर नहीं था। बूढ़े जियांग बा ने कुछ नहीं कहा, अंत में हंसने से पहले लंबे समय तक रुवान तांग की जांच की। तुम अपने दोस्त से अधिक समझदार हो, उससे माफी मांगो और मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, रुवान तांग ने बार बार सिर हिलाया। जुलाई, जल्दी करो और 8वें मास्टर से माफी मांगो। हाथ जोड़कर उसकी पीठ के पीछे जुलाई ने कहा, क्या वह योग्य भी है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निजी कक्ष बिल्कुल शांत हो गया। सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। बूढ़े जियांग बा की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी जगह उसकी आवाज में बर्फीली ठंडक आ गई। मैंने तुम्हें अपना चेहरा बचाने का मौका दिया, लेकिन तुमने इससे इनकार कर दिया। वांग लॉन्ग, इस बच्चे को सबक सिखाओ। हाँ बॉस। जुलाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? रुवान तांग उत्सुकता से चिल्लाया। जू याओयाओ ने चिंतित होकर कहा, जुलाई, जल्दी करो और 8वें मास्टर से माफी मांगो। उसे ही मुझसे भीख मांगनी चाहिए। जुलाई की आंखें सितारों की नदी की तरह गहरी था। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिता अध्याय 15 उसका हृदय सजा का हकदार है। _1 अजय पिताजी अध्याय 15 उसका हृदय सजा का पात्र है। _1 पिछला अध्याय अगला अध्याय अध्याय 15 उसका हृदय सजा का पात्र है। _1 8वें मास्टर जुलाई से उसे छोड़ देने की विनती करेंगे। ली जी जोर जोर से हंसने लगी और उन्होंने इसे साल का सबसे बड़ा मजाक बताया। हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है। बूढ़े जियांग बा अपने गुस्से के बावजूद हंसे। मैंने तुम्हारे जैसे अनगिनत घमंडी लोगों को देखा है, उन सभी को मैंने उनके ताबूत में ठोंक दिया था। आप कोशिश कर सकते हैं। वास्तव में, बूढ़ी जियांग बा मुस्कुराई। वांग लांग, हम दोनों को नीची दृष्टि से देखा जा रहा है। कुछ जज्बा दिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मारा जाता है, मुझे तुम्हारा साथ मिला है। हाँ बॉस। वांग लॉन्ग की ईगल तेज निगाहें जुलाई पर टिक गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
इसके साथ ही वह पागल बैल की तरह जू लाई की ओर बढ़ते हुए उग्रता से चिल्लाया। बूम! उनके बीच में खड़ी डाइनिंग टेबल को क्रूर बल ने उड़ा दिया। निजी कमरे में हर कोई स्तब्ध रह गया। ये किस प्रकार की शारीरिक कंडीशनिंग है? क्या वह भी इंसान है? रुवान तांग घबरा गया और चिल्लाया, मत करो। लेकिन जू लाई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वांग लॉन को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया जैसे कि तूफान में बह गया हो। उसका शरीर दीवार से टकराकर उसमें समा गया। वांग लॉन को खुद को आज़ाद करने में पूरा आधा मिनट लग गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून थूकने लगा और उसकी आवाज़ कांपने लगी। छिपी हुई शक्ति। आप एक मिड ग्रेड मार्शल हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह बेहोश हो गया। एक मार्शल आर्टिस्ट। जू लाई ने अपना सिर हिलाया। मैं एक किसान हूँ। सॉन्किन, जिसके चोटिल माथे से खून बह रहा था, ने जू फोंग से नजरें मिलाईं, जिसका मुंह सूज गया था। इसका जू लाई से कोई संबंध नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल नहीं। जू लाई पूरी तरह से हारा हुआ व्यक्ति है। वह संभवतः 8वें मास्टर के सक्षम गुर्गे वांग लॉन के सामने कैसे टिक सकता है? लेकिन फिर स्पष्ट रूप से कुशल वांग लॉन गंभीर रूप से घायल और बेहोश क्यों है? इसका कुछ मतलब नहीं बनता। इंतजार। ली जी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने अनुमान लगाया कि 8वें मास्टर ने जानबूझकर अपने अंगरक्षक वांग लॉन को गंभीर चोट लगने का नाटक करने का आदेश दिया था। इससे उसे जू लाई को बेरहमी से खत्म करने का बहाना मिल जाएगा। यह 8वें मास्टर की खुली साजिश है। इस एहसास पर ली जी पूरी तरह से चौंक गई। 8वीं मास्टर वास्तव में उतनी ही चालाक और क्रूर है जितनी अफवाहें कहती हैं। वह स्पष्ट रूप से जू लाई को मारने की योजना बना रहा है। आप काफी प्रभावशाली हैं, जू लाई। बूढ़े जियांग बा ने मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की, लेकिन अंदर से वह उन्मत्त था। वांग लॉन्ग एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट है जो 2 या 3 विशेष बलों के सैनिकों के मुकाबले कहीं अधिक है, फिर भी वह इस तरह हार गया। बूढ़े जियांग बा का दाहिना हाथ गुप्त रूप से उसकी कमर तक पहुंच गया। उन्हें मार्शल आर्टिस्टों की श्रेणी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बात पता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मार्शल आर्ट में कितने कुशल हैं, फिर भी आप गोली का शिकार हो सकते हैं। 8वें गुरु, रुको। उसी क्षण एक नाजुक आवाज निकट आई। एक खूबसूरत महिला जिसके बाल बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर तत्काल भाव थे, वह निजी कमरे में चली गई। उसकी सांसें फूल रही थीं, उसकी छाती फूल रही थी। ली जी की लालची निगाहें उस पर टिक गईं, लेकिन उसके चाचा ली जेंगनान ने उसे डांटा, घूरना बंद करो। वह मेरा बॉस है, राष्ट्रपति सू। मिंग्यू टी हाउस की मालकिन एक उच्च स्तरीय सुंदरी थी। ली जी ने अपनी निगाहें पीछे नहीं हटाईं। वास्तव में, जब वह आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित हो रहा था, तो उसकी आंखें बेशर्मी से उसके शरीर पर ऊपर नीचे घूम रही थीं। एक परम सौंदर्य, रुवान तान के बराबर। हालांकि जू लाई ने थोड़ी सी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने इस महिला को पहचान लिया। उसने उसे ये परिवार की संपत्ति सू देयई में देखा था। उस पल सू देयई के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण दिखा। वह फेंगहुआ मंडप में अपने विशिष्ट अतिथि 8वें मास्टर की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब वह नहीं आया तो वह उसकी तलाश में आई थी। निजी कमरे से गुजरते हुए उसने किसी को जू लाई नाम से चिल्लाते हुए सुना। एक पल के लिए दरवाजे से देखने के बाद उसने पुष्टि की कि यह वही जू लाई जिन्होंने ये परिवार सभा में ऐसी उल्लेखनीय शक्ति का प्रदर्शन किया था। सू देयई का दिमाग तेज था। ये देखकर कि जू लाई हत्या की फिराक में नहीं था, वह जानती थी कि वह अपनी पहचान छिपा रहा है, और उसने सीधे उसका अभिवादन न करने का फैसला किया। 8वें मास्टर, वह वही मिस्टर जू हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी अपनी बंदूक तान ली होती तो जियांग परिवार का भी ये परिवार जैसा ही हश्र होता। सू देयई ने और जियांग बा से ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। हिस। बूढ़े जियांग बा ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर के शीर्ष तक ठंडक महसूस हो रही थी। वह ये परिवार के भव्य भोज में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसने सू परिवार से फुसफुसाहट सुनी थी, जिसके साथ उसका परिवार पीढ़ियों से दोस्त रहा था। वह विशेष रूप से विवरण जानने के लिए ईस्ट सी सिटी आए थे। शुक्र है सू दाई ठीक समय पर आ गई थी, नहीं तो उसने एक भयावह गलती कर दी होती। राष्ट्रपति सू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जू लाई ने 8वें मास्टर के अंगरक्षक वांग लॉन को घायल कर दिया। कृपया हमारे लिए न्याय बनाए रखें। ली जी जोर से चिल्लाईं, चुपके से बहुत खुश हुईं। उस एक चिल्लाहट के साथ मैंने न केवल 8वें मास्टर को प्रसन्न किया, बल्कि मिंग्यू टी हाउस के रहस्यमय मालिक राष्ट्रपति सू से बात करने में भी कामयाब रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करेगा कि जू लाई की उचित अंत्येष्टि के बिना ही मृत्यु हो जाए। यह एक पत्थर से 3 शिकार कर रहा है। बूढ़ी जियांग बा का चेहरा हिल गया। न्याय कायम रखें, जारी रखें। आप इसे करते हैं। आप मरने से नहीं डरते, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बहुत डरता हूँ। सू देयई मुस्कुराईं। और आप कौन हो सकते हैं? ली जी को ऐसा लगा मानो उनका भाग्यशाली दिन आ गया हो। मैं ली जी हूँ, ईस्ट सीली परिवार से, उसने जल्दी से कहा।
मेरे चाचा ली जेंगनान यहाँ आपके प्रबंधक हैं। ओह, सू देई ने सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ। ली जेंगनान, राष्ट्रपति सू, मैं यहाँ हूँ। अब तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति सू, इससे आपका क्या मतलब है? ली जेंगनान पूरी तरह से अवाक रह गए। मैंने बिल्कुल वही कहा जो मैंने कहा था। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अपने अद्भुत भतीजे को ले जाओ और बाहर निकल जाओ। क्या? ली जी पूरी तरह से भ्रमित थी। क्या उसे मेरा नाम नहीं पूछना चाहिए और मेरी त्वरित समझदारी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? ये स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों नहीं चल रहा है? तुम बेकार मूर्ख हो। पहले तुमने और तुम्हारे मूर्ख सहपाठियों ने 8वें मास्टर को नाराज किया और अब तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम्हारे द्वारा मुझे बुरी तरह परेशान किया गया है। ली जेंगनान ने गुस्से में आकर बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ बाहर निकलने से पहले ली जी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ली जी एक पल के लिए स्तब्ध खड़ी रहीं और फिर उत्सुकता से विनती करने लगी, राष्ट्रपति सू, आप मेरे चाचा को नौकरी से नहीं निकाल सकते। इसके अलावा मैं सिर्फ 8वें मास्टर की मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह ज़ू लाई को मारना चाहता था और मैं बस उसके लिए जोर से कह रही थी। बूढ़ी जियांगबा डर से कांप उठी। यह आदमी मृत्यु का देवता है। काश वह मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता। और फिर भी आप दावा करते हैं कि मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। आपके द्वेष की सजा मौत है। उन्होंने ली जी पर गहरी नज़र डाली। क्या तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे याद रहोगे। ताली बजाओ। सू देई ने ताली बजाई। सुरक्षा गार्ड अंदर आ गए और ली जी को जबरन खींच कर ले गए। राष्ट्रपति सू, 8वें मास्टर। जैसे ही ली जी की आवाज़ दूर तक धुंधली हुई, सू दाई ने बाकी मेहमानों की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। देवियों और सज्जनों, मुझे खेद है, लेकिन मिंग्यू टी हाउस आज अस्थायी रूप से बंद रहेगा। कृपया अभी के लिए चले जाएं और हमारे साथ भोजन करने के लिए किसी और दिन वापस आएं। ओह, ठीक है, बिल्कुल। सॉन्किन, जू फोंग और अन्य पहले ही 8वें मास्टर से डर गए थे। वे अब जीवित रहने की राहत से भरकर निजी कमरे से भाग गए। जू याओ और रुवान तांग के पीछे चल रहे जू लाई को सू देई ने रोक दिया। मिस्टर जू, क्या आप कृपया एक पल के लिए रुक सकते हैं? रुवान तांग के चेहरे पर चिंता झलक उठी। उसने जू लाई की बांह कसकर पकड़ ली और फुसफुसाकर बोली, भागो। चिंता मत करो, जू लाई ने हंसते हुए कहा। जाओ, प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करो। जू लाई, रुवान तांग ने गुस्से में अपना पैर पटक दिया। यह मूर्ख, उसने बस 8वें मास्टर को उकसाया और अब मिंग्यू टी हाउस का मालिक कमरा साफ कर रहा है, रख रहा है, केवल वह पीछे है। वह स्पष्ट रूप से उसे सजा देने वाली है। वह भाग क्यों नहीं रहा? अच्छे बनो, जू लाई ने रुवान तांग के बालों को सहलाते हुए कहा। आप, रुवान तांग, जिसके चेहरे पर शर्म और झुंझलाहट का मिश्रण था, ने अंततः बर्फीले भाव के साथ कहा, तुम जो चाहो करो। यदि तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी लाश इकट्ठा नहीं करूंगी। याओ याओ, चलो चले। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिताजी अध्याय 16 मत पूछो, यदि तुम पूछो तो यह _1 है। अजय पिताजी अध्याय 16 मत पूछो, यदि तुम पूछो तो यह _1। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 16 मत पूछो, यदि तुम पूछोगे तो _1। जैसे ही मिंग्यू टी हाउस का दरवाजा बंद हुआ, जू लाई की आकृति अंधेरे में डूब गई और रुवान तांग की नजरों से ओझल हो गई। उसके पूरे चेहरे पर चिंता लिखी हुई थी। रुवान तांग, जब आप गर्भवती थीं तो जू लाई ने आपको छोड़ दिया और 5 साल के लिए गायब हो गई। क्या आप वाकई उससे शादी करना चाहती हैं? जू याओ नाराज हो गया। बहुत सारे उत्कृष्ट लोग आपका पीछा कर रहे हैं, तो उस बदमाश को क्यों चुने? वह वास्तव में जू लाई के प्रति गहरे पूर्वाग्रह रखती थी, लेकिन जब वह आसपास होता था तो वह इसे हमेशा छिपाती थी। याओ, मुझे पता है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि क्यों, जू याओ ने असहाय होकर कहा। आप नहीं चाहते कि यही एकल माता पिता वाले परिवार में बड़ी हो, इसलिए आप उसे पूरा घर देने के लिए उसके साथ वापस आ रहे हैं, है ना? जू लाई मृत समान है। ली जी की आवाज़ अचानक धीमी हो गई। सुरक्षा द्वारा मिंग्यू टी हाउस से बाहर निकाले जाने के बाद वह पूरे समय बाहर इंतजार कर रहे थे। ली जी सोंकिन और जू फैंग से ये सुनकर रोमांचित हो गईं कि जू लाई को मिस सू ने रोक लिया था। उसका अनुमान सही निकला। मिंग्यू के मालिक के पीछे की भयानक शक्ति को तो छोड़ ही दें, 8वें मास्टर को उकसाना ही यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था कि वह बचकर नहीं बचेगा। जू लाई को घुटनों के बल अंदर जाकर 8वें मास्टर से दया की भीख मांगनी पड़ी, लेकिन क्रूर 8वें मास्टर ने निश्चित रूप से उसे मौत तक यातना दी। अपना मुंह बंद करो, रुवान तांग ने ठंडे स्वर में कहा। जू लाई ठीक हो जाएगी, ली जी ने जवाब दिया। जिस किसी ने भी 8वें मास्टर को नाराज किया है, उसे ताबूत में ठूंस दिया गया है। कोई अपवाद नहीं है। सॉन्किन ने अपना अभी भी खून बह रहा माथा पकड़कर खुशी से कहा, यह अच्छी बात है कि आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उसे आखिरी बार देख सकें। रुवान तांग ने अपने होंठ काटे। उसकी चिंतित निगाहें चाय घर पर टिक गईं। .. निजी कमरे में
बूढ़ी जियांगबा ने जुलाई के सामने घुटने टेक दिए और कांपती आवाज में कहा, मिस्टर जू, मैं आपकी पहचान से अनजान था और मैंने जल्दबाजी में काम किया। कृपया मुझे माफ़ कर दें। यदि कोई ये दृश्य देख ले तो वह विश्वास से परे भयभीत हो जाएगा। लियू शहर के अंतिम संस्कार उद्योग के दिग्गज, जिन्हें कुछ लोगों के लिए राजा यम और दूसरों के लिए 8वें मास्टर के नाम से जाना जाता है, एक युवक के पैरों पर घुटने टेक कर माफी की भीख मांग रहे थे। जुलाई की अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। ड्रिप, बूंद। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े जियांगबा को लगा कि वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ है और पसीने की बूंदें उसके गालों से लुढ़क कर फर्श पर गिर रही हैं। प्रत्येक बूंद उसके हृदय पर एक भारी हथौड़े की तरह प्रहार करती हुई महसूस हुई। फिर भी लियू शहर के प्रसिद्ध 8वें मास्टर अपने घुटने टेकने की मुद्रा में बने रहे, एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही ठोस होकर जम गई हो। पूरे 10 मिनट के बाद जुलाई ने आखिरकार धीमे स्वर में बात की। ये कुछ भी नहीं है। वाह। बूढ़ी जियांगबा ने राहत की लंबी सांस ली। इस बीच सुदाई ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, उसकी अभिव्यक्ति सम्मानजनक थी। मिस्टर जू, मिंग्यू टी हाउस सू परिवार की संपत्तियों में से एक है। आपके अप्रत्याशित आगमन पर आपका ठीक से स्वागत नहीं करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कल ये परिवार के पतन ने हैंगचेंग को सदमे में डाल दिया था। शहर के संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोग बीमारी का बहाना कर रहे थे, घर पर छुपे हुए थे और किसी से मिलने से इनकार कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से मार्शल दाओ विशेषज्ञ की पहचान, जिसने ये परिवार को नष्ट कर दिया था, एक रहस्य बन गया। सुदेई का पूर्वी सागर में आने का प्राथमिक उद्देश्य जुलाई के लिए था। ये परिवार का एक छोटे अमीर परिवार से हैंगचेंग में नंबर 1 कबीले तक पहुंचना काफ़ी हद तक मार्शल आर्टिस्टों के साथ उनके जुड़ाव के कारण था। सबसे पहले उनके आदरणीय हान बुमिंग थे, जिन्होंने उनके क्षेत्र का विस्तार किया। फिर ये वुक्सुआन आया, जिसकी जबरदस्त शक्ति ने हैंगचेंग के अन्य धनी परिवारों को कुचल दिया। यदि वे जुलाई को जीत सकते हैं तो सू परिवार का भविष्य क्या होगा? संभावनाएं अकल्पनीय थीं। मुद्दे पर आएं। जुलाई ने फीकी मुस्कान के साथ सुदेई की ओर देखते हुए कहा। इस भूत से डरने वाली महिला ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। मिस्टर जू, मैं आपको 30 मिलियन के वार्षिक वेतन पर सू परिवार का सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। सुदेई ने अत्यंत विनम्र मुद्रा अपनाते हुए कहा। हम आपसे स्थायी रूप से सू परिवार के साथ रहने के लिए नहीं कहेंगे। हम केवल ये चाहते हैं कि जब सू परिवार संकट का सामना करे तो आप हमारे परिवार की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें। 30 करोड़। बूढ़ी जियांगबा हौंफने लगी। सू परिवार खानपान, चिकित्सा और शिक्षा में शामिल था। जबकि वे समृद्ध दिखते थे, उनके आकार का एक परिवार प्रति वर्ष अधिकतम 100 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाता था। उसने सुदेई से सुना था कि जुलाई शक्तिशाली था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना मजबूत होगा कि सू परिवार उसे भर्ती करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार होगा। लेकिन जुलाई की प्रतिक्रिया ने ओल्ड जियांगबा को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ रोक रखा है? 30 करोड़, एक मामूली बात। बूढ़े जियांगबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग टिक नहीं पा रहा है। तभी अचानक उसे एक एहसास हुआ। आखिरकार यह मार्शल दाओ विशेषज्ञ ही था जिसने स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त एक विलक्षण प्रतिभा वाले ये वुक्सुआन को कुचल दिया था। पैसे में शायद उसके लिए कोई आकर्षण नहीं था। अब यह एक सच्चा गुरु है, उसने सोचा। कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि यह बेकार है, प्रसिद्धि या भाग्य से पूरी तरह से अप्रभावित। फिर, श्री जू, आपका मतलब? सुदेई ने सावधानी से पूछा, अपनी निराशा को जाहिर न होने देने की पूरी कोशिश की। वह स्वीकृति के लिए पहले से ही तैयार थी। पैसे मेरी पत्नी के कार्ड में स्थानांतरित करें। बूढ़ी जियांगबा अवाक थी। ठीक है, आप इसे सुरक्षा शुल्क नहीं कह सकते, इसे निवेश कहें। हाँ, निवेश, समझे। उनकी कंपनी में हाल ही में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं। जुलाई ने एक और निर्देश जोड़ने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसे ये सब एक साथ मत दो, इसे किस्तों में चुकाओ और उसे यह पता न चलने दो कि यह मुझसे जुड़ा है। मैं समझती हूँ, मिस्टर जू, सुदेई ने उत्तर दिया। उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जुलाई को अपना तुरुप का इक्का बनाकर सू परिवार तेजी से उन व्यावसायिक क्षेत्रों में विस्तार कर सकता है जिन्हें उन्होंने पहले कभी छूने की हिम्मत नहीं की होगी। रिटर्न बिल्कुल 30 मिलियन से अधिक होगा, शायद बहुत अधिक। बूढ़े जियांगबा के दिमाग में भी विचार दौड़ने लगे। वह अंतिम संस्कार के व्यवसाय में था और इतने वर्षों के बाद उसे कुछ अशुद्ध चीज़ों का सामना करना पड़ा। वह झिझकते हुए कहने लगा, मिस्टर जू, मैं मत पूछो, जवाब है मेरी पत्नी के कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करना। जियांगबा चुप हो गई। जुलाई ने कहा, प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करना ही सही है, लेकिन 30 मिलियन के लिए मैं केवल एक बार कार्य करूंगा। मेरे पास आने से पहले इस पर ध्यान से सोचें। समझ गया, मिस्टर जू। सुदाई के चेहरे पर मुस्कान खिल गई।
मिस्टर जू, मिंग्यू टी हाउस में कुछ सर्वोच्च इंपीरियल लॉन्गजिंग चाय है। कृपया रुकें और स्वाद लें। नहीं, धन्यवाद। मेरी पत्नी अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। जू लाई ने मना कर दिया। इसके अलावा मुझे आज दोपहर को नौकरी ढूंढनी है। वह काफ़ी उग्र है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी आलसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगी। बूढ़े जियांग बा और सू दयई के पास शब्द नहीं थे। शायद यही एक सच्चे विशेषज्ञ का विलक्षण स्वभाव था। सू दाई ने उद्यम किया, मिस्टर जू, आप किस तरह की नौकरी की तलाश में हैं? इसमें थकाऊ घंटे नहीं हो सकते, अधिमानतः हल्के काम के बोझ के साथ 9 से 5 बजे तक। आखिरकार मुझे अपनी बेटी की देखभाल करनी है। जैसे ही उसने यी का जिक्र किया, उसका चेहरा एक कोमल पिता जैसी मुस्कान में बदल गया। फिर एक शिक्षक? सू दयई ने पूछा। हम, जू लाई ने भौहें उठाईं। सटीक कहें तो एक स्कूल डॉक्टर, सू दाई ने समझाया। सू परिवार ईस्ट सी सिटी में एक निजी कुलीन विश्वविद्यालय का मालिक है और वे एक स्कूल डॉक्टर को नियुक्त कर रहे हैं। क्या आप? एक विश्वविद्यालय? जू लाई की आंखें चमक उठीं। हाँ, लेकिन यदि आपकी रुचि नहीं है, श्री जू। मुझे दिलचस्पी है। यह एकदम सही है। जू लाई ने हताशा में अपना माथा पीट लिया। मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? एक विश्वविद्यालय एक महान विचार है। सू दाई थोड़ी हतप्रभ थी। यह एक अच्छा काम था, लेकिन इसमें इतना बढ़िया क्या था? मुझे उसके किंडरगार्टन, प्राथमिक, मध्य या हाई स्कूल में बहुत जल्दी डेटिंग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय एक अलग कहानी है। अगर मैं विश्वविद्यालय में स्कूल डॉक्टर हूं, तो यी के लिए यहाँ दाखिला लेना बिल्कुल स्वाभाविक होगा, है ना? जू लाई अपनी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अपने किंडरगार्टन में दूर, जू यी ने लगातार कई बार छींक दी। हतप्रभ छोटी लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके लिए उसके पूरे भविष्य की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई था। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिताजी अध्याय 17 धुएं की तरह फैल रहा है _1। अजय पिताजी अध्याय 17 धुएं की तरह बिखरना _1। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 17 धुएं की तरह बिखरना _1। चरमराहट। 15 मिनट बाद मिंग्यू टी हाउस का दरवाज़ा खुला। जब रुवान तांग, जो प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी, ने जू लाई को बाहर आते देखा, तो उसके चेहरे की चिंता गायब हो गई। उसकी जगह उसकी सामान्य बर्फीली अभिव्यक्ति ने ले ली। दूसरी ओर ली जी पूरी तरह से अवाक रह गए। जू लाई को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह असंभव है। उन्होंने जोर से मांग की, जू लाई, 8वें मास्टर ने तुम्हें जाने क्यों दिया? जू लाई ने ली जी की ओर देखा भी नहीं, सीधे रुवान तांग की ओर चलते हुए। वहीं रुको। जू फैंग ने घूर कर देखा। युवा मास्टर ली आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आपने उनकी बात नहीं सुनी? आपके पास बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं है। जू लाई मजाक में हंसी। आप सभी इतने लंबे समय से घुटनों के बल बैठे हैं कि आप भूल गए हैं कि कैसे खड़ा होना है। एक व्यक्ति की चापलूसी करने और दूसरे की चापलूसी करने के बजाय बेहतर होगा कि आप इतना मजबूत बनने के लिए काम करें कि दूसरे उस पर भरोसा कर सकें। आप? जू फैंग इतनी गुस्से में थी कि वह फट सकती थी। मैं अब समझ गया, यंग मास्टर ली। उन्होंने अंकल ली को जो चेहरा दिया, उससे जू लाई को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सॉन्ग किन ने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। ली जेंगनान को निकाल दिया गया है। उसके पास क्या चेहरा बचा है? जू याओयाओ ने अवाक होकर कहा। अरे अज्ञानी महिला, भले ही अंकल ली को निकाल दिया गया था, मिंग्यू टी हाउस के मालिक ने अभी भी पुराने दिनों की खातिर उन्हें सम्मान दिया। क्या यह इतना अजीब है कि उन्होंने यंग मास्टर ली के सहपाठी को जाने दिया? सॉन्ग किन ने जवाब दिया। ली जी की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगा कि शुरू से ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस पर विचार करने के बाद यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो प्रशंसनीय लगा। ये याद रखें, आप मुझ पर अपना जीवन एहसानमंद हैं। ली जी ने दूर से जू लाई की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। जू लाई ने अपना मुंह खोला लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। अच्छा, जब तक वे खुश हैं। पार्किंग स्थल में रुवान तांग अपनी BMW 3 सीरीज में यात्री सीट पर जू लाई के साथ चली गई। जू याओयाओ पीछे बैठी थी, एक सवारी पकड़ रही थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। जू लाई ने एक काले कार्ड के साथ खिलवाड़ किया जो सू दयई ने उसे जाते समय दिया था। उन्हें बताया गया कि सू परिवार के नाम के तहत सभी रेस्तरां में मुफ्त भोजन की सुविधा दी गई है, एक डायमंड ब्लैक कार्ड। जू याओयाओ की तेज नजरों ने कार्ड पर सू के लिए सोने से जड़े चरित्र को पकड़ लिया और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछ बैठी, मिंग्यू टी हाउस की मालिक जू लाई की पृष्ठभूमि रहस्यमय है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से 8वें मास्टर से कम नहीं है। उसने आपको पीछे क्यों रखा? रुवान तांग, जो गाड़ी चला रही थी, अपने कान खड़े करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सच कहा जाए तो वह खुद भी थोड़ी उत्सुक थी। उसका नाम सू दाई है और वह हैंगचेंग के सू परिवार से है। उसने मुझसे उनका मार्शल दाओ पूज्य बनने और सू परिवार की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कहा, जू लाई ने बिना छिपाए समझाया। जू लाई, यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। झूठ बोलने की जहमत क्यों उठाई जाए?
रुवान तांग की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं। मैं सच कह रहा हूँ, जूलाई ने असहाय आह भरते हुए कहा। लोगों के बीच विश्वास कम हो रहा था। अब किसी को भी सत्य पर विश्वास नहीं हुआ। तो फिर वह तुम्हें काला कार्ड क्यों देगी? जू याओयाओ पीछे रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने कहा, जू लाई, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें राष्ट्रपति सू द्वारा रखा जा रहा है। चीख! रुवान तांग ने जोर से ब्रेक लगाया। सौभाग्य से जू लाई और जू याओयाओ दोनों ने सीट बेल्ट पहन रखी थी और उनके पीछे कोई कार नहीं थी, इसलिए दुर्घटना टल गई। जू याओयाओ, जू लाई ने घूर कर देखा। आप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हवा में कैसे धूमिल कर सकते हैं? खेद खेद। हालांकि जू याओयाओ मुंहफट थी, लेकिन वह जानती थी कि वह गलत बोल गई थी। उसने माफी मांगते हुए तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। रुवान टैंग, मैं सिर्फ बकवास कर रहा था। कृपया इसे अपने रिश्ते पर असर न पड़ने दें। रुवान तांग ने चुपचाप ब्रेक जारी कर दिया। वे केवल एक नकली जोड़े थे। जू लाई ने जो कुछ भी किया उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। वह केवल यी के पिता थे, बस इतना ही। बाकी ड्राइव पर सन्नाटा था। जू याओयाओ को उसके घर छोड़ने के बाद वे वापस कंपनी की ओर चले गए। सीईओ के कार्यालय में जू लाई ने दरवाज़ा बंद किया और समझाया, प्रिय, नाराज मत हो। कृपया अपने सबसे अच्छे दोस्त पर विश्वास मत करो। सू दाई और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। सबसे पहले, हम एक दिखावा करने वाले जोड़े हैं, इसलिए मैं गुस्सा नहीं होने वाला हूँ। दूसरा, यह आपकी आज़ादी है कि आप जिसके साथ चाहें उसके साथ रह सकते हैं। रुवान तांग ने कंपनी के खातों को देखते हुए सुस्ती से अपनी प्रभावशाली छवि का प्रदर्शन किया। मैं बस यह उम्मीद करती हूँ कि जब आप बाहर अन्य महिलाओं के साथ मौज मस्ती कर रहे हों तो आप यही को पता न चलने दें। यदि आप उसके साथ रहने का फैसला करते हैं तो बस मुझे बताएं। हमारा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। जू लाई का दिल टूट गया। ऐसा लग रहा था कि उसके और रुवान तांग के बीच की दरार को दूर करना और उनके रिश्ते को वास्तविक बनाना अभी भी एक लंबी और दूर की यात्रा थी। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है। मुझे बस इसे धीमी गति से लेना होगा। एक पल के विचार के बाद जू लाई ने रुवान तांग को बताया कि उसे एक नौकरी मिल गई है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि यह सू परिवार के स्वामित्व वाले स्कूल में एक स्कूल डॉक्टर के रूप में है। पूर्वी सागर में डोंगली विश्वविद्यालय। रुवान तांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि डोंगली विश्वविद्यालय एक निजी संस्थान था, लेकिन इसे देश के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था और यह अत्यधिक प्रतिष्ठित था। जू लाई डोंगली में एक स्कूल डॉक्टर बनने में कामयाब रही थी। यह अविश्वसनीय लग रहा था। अगर मुझे सही से याद है, मेरी बहन रुवान लैन डोंगली में पढ़ती है। वह चीनी विभाग में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। रुवान तांग ने अचानक आह भरी। उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक गया और उसने जू लाई से उसकी नई नौकरी के बारे में और सवाल करना छोड़ दिया। जू लाई ने पूछा, अगर आपको सही से याद है तो आपका क्या मतलब है? 5 साल पहले मैंने उत्तर पश्चिम के एक गांव में यी को जन्म दिया था, जब वानकिंग ने उसे जबरन मुझसे छीन लिया था और दादाजी मुझे रुवान परिवार में वापस ले आए थे। रुवान तांग ने आत्मउपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, दादाजी का मानना था कि मैंने परिवार को शर्मिंदा किया है और हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। मेरी सबसे बड़ी चाची ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए मेरा नाम परिवार की रजिस्ट्री से हटा दिया जाए। फिर मुझे रुवान परिवार से बाहर निकाल दिया गया। मैं उस समय 19 साल की थी और रुवान लैन केवल 13 साल की थी। उसने गुप्त रूप से हमारे माता पिता की पीठ पीछे मुझे अपना भत्ता दिया ताकि मैं मुश्किल से विश्वविद्यालय पूरा कर सकूं। लेकिन बाद में रुवान परिवार को पता चला। जू लाई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ, मेरे माता पिता ने रुवान लैन को मुझसे संपर्क करने से मना कर दिया और कहा कि वह मुझे मृत समझ ले। मैं उसे फंसाने से डरता था, इसलिए उसके बाद हमने एक दूसरे को कम ही देखा। लेकिन कल ही उसने यी के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। हमारी जैसी बहनों के बीच का बंधन वास्तव में कैसे टूट सकता है? रुवान तांग खड़ी हो गई और उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और खुद को विशाल फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा कर लिया। वह बाहर की इमारतों को देख रही थी, सूरज की रोशनी में नहा रही थी, मानो उनकी गर्मी का कुछ हिस्सा लेना चाहती हो। तब तुमने मेरी वजह से सब कुछ खो दिया था। रुवान तांग के पास खड़े होकर जू लाई ने कहा, प्रत्येक शब्द जानबूझकर। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप अपने दोनों हाथों से खोई हुई हर चीज़ वापस ले लें। एक भी चीज़ पीछे नहीं छूटेगी। अपनी चापलूसी मत करो। मैंने ये यही के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। रुवान तांग ने नाटकीय ढंग से अपनी आंखें घुमाईं। तो कृपया इस कार्य में बहुत अधिक न फंसें। आप सिर्फ मेरी नकली मंगेतर हैं। रुवान तांग के पास एक समय सब कुछ था। वह स्वर्ग की सच्ची प्रियतमा थी, लेकिन ये सब धुएं की तरह गायब हो गया था। उसका परिवार, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसने बहुत कुछ खो दिया था। इतना कि वह ये सब गिन भी नहीं सकती थी। एक बड़बड़ाहट में केवल वह सुन सकती थी। वह फुसफुसाई, काश मैं वास्तव में ये सब वापस पा पाती। ये कितना अद्भुत होता। कार्यालय का दरवाज़ा अचानक खुल गया।
सचिव तेजी से अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, राष्ट्रपति रुवान, कुछ बड़ा हुआ है। खुद को शांत करो, इतनी घबराहट किस बात की है? धीरे बोलो। ओह, सचिव की सांस अटक गई। हुआशांग के अध्यक्ष यहाँ हैं, उन्होंने कहा है आपके साथ चर्चा करने के लिए प्रमुख व्यवसाय। हुआशांग। रुवान तांग रुक गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आपका मतलब देश के अग्रणी फैशन समूह हुआशांग से है? हाँ हाँ हाँ, सचिव ने जोर से सिर हिलाया। उसे सम्मेलन कक्ष में ले जाओ, मैं वहीं रहूंगी, रुवान तांग ने शांति से कहा, हालांकि उसका दिल असमंजस से भरा हुआ था। हुआशांग एक राक्षस था, वे संभवतः उसके साथ किस तरह के व्यवसाय पर चर्चा करना चाहेंगे। जू लाई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सू देई निश्चित रूप से तेज। मुफ्त वेब उपन्यास होम इनविंसिबल डेड चैप्टर 18 क्या जू लाई पहले एक रसोइया था? _1 अजय पिताजी। अध्याय 18 क्या जू लाई पहले एक रसोइया था? _1 पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 18 क्या जू लाई पहले एक रसोइया था? _1 बैठक पूरे 1 घंटे तक चली और जू लाई को पता नहीं था कि क्या चर्चा हुई थी। हुआशांग के चेयरमैन को विदा करने के बाद रुवान तांग के बर्फीले चेहरे पर एक फीकी मुस्कान खिल गई। हालांकि यह एक पल में गायब हो गया, फिर भी जू लाई ने इसे पकड़ लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या बातचीत ठीक से हो गई? मम्मा। रुवान तांग ने राहत की सांस ली, मानो उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। न केवल टूटी हुई पूंजी श्रृंखला की समस्या हल हो गई है, बल्कि कंपनी की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। इसके बाद रुवान तांग ने कंपनी के सभी कर्मचारियों के साथ एक बैठक बुलाई। जू लाई ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसे जो करना था वह पहले ही कर चुका था। दोपहर 5 बजे, ये देखकर कि रुवान तांग ने बैठक समाप्त करने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जू लाई ने कंपनी छोड़ दी और अकेले गैलेक्सी किंडरगार्टन की ओर चल पड़े। अपनी बेटी को स्कूल से बर्खास्त किए जाने के लिए गेट पर अन्य माता पिता के साथ इंतजार करते समय सू दाई, जो पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी, अपनी कार से बाहर निकली और जू लाई को एक फोल्डर दिया। जू लाई ने इसे खोला और डोंगली विश्वविद्यालय में एक पद के लिए एक नियुक्ति पत्र देखा, साथ ही एक बंद नवीनतम मॉडल हुआवेई P30 फोन और एक सिम कार्ड भी देखा। निस्संदेह जिस चीज ने जू लाई को सबसे अधिक आकर्षित किया, वह सू देई की हथेली में एक गुलाबी बाल क्लिप थी। वह मुस्कुराए। मैंने इसे एक आभूषण की दुकान में देखा और सोचा कि यह ही के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। ये केवल 7 युआन था। जू लाई ने उस पर गहरी नजर डाली। ये कहना होगा कि जब मामलों को संभालने की बात आती थी तो सू दाई बहुत विचारशील और चतुर थी। सू परिवार वास्तव में उसे पाकर धन्य है। जू लाई ने आइटम स्वीकार कर लिए। मैं यी की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। सू देई मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसने सही कदम उठाया है। अधिक बातचीत के बिना सू देई को जाने का बहाना मिल गया और जू लाई को अपनी कीमती बेटी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। पापा। जू यी ने अपनी बाहें फैला दी और जू लाई के आलिंगन में भाग गई। उसने पहले उसे खुशी से मुंह चूमा, फिर दाएं बाएं देखा। माँ कहाँ है? वह कंपनी में व्यस्त है। आखिरकार उसे डैडी और यी का समर्थन करने के लिए पैसा कमाना है। ओह, छोटी लड़की ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह समझ गई हो। अंकल जू, 3 छोटे लड़कों ने आज सिस्टर यी को धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन सभी को भगा दिया, कियान जियो ने गर्व से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। मेरे प्रयासों के लिए धन्यवाद, सिस्टर यी सफलतापूर्वक गैलेक्सी की बिग बॉस बन गई हैं। बोलने के बाद उसने जू लाई की ओर देखा, उसकी आंखें झपकी, उसका चेहरा बिल्कुल चिल्ला रहा था, मुझे कैंडी चाहिए। जू लाई जितना अधिक कियान जियो को देखता था, उतना ही अधिक उसे महसूस होता था कि लड़के का भविष्य असीमित है। यदि कोई अन्य कारण नहीं है तो केवल उसकी मोटी त्वचा ही उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने की अनुमति देती है। कियान जियाओ की आशा भरी निगाहों के तहत जू लाई ने उसे वह फूली हुई सफ़ेद सूती कैंडी सौंपी जो उसने तैयार की थी। कियान जियाओ ने इसे केवल 2 या 3 टुकड़ों में निगल लिया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, स्वादिष्ट। यी के बालों में नई क्लिप लगाने के बाद जू लाई अपनी बेटी के साथ घर चला गया। यह ज्यादा दूर नहीं था, केवल 10 मिनट की यात्रा थी। पिताजी, मुझे भूख लगी है, मैं मांस खाना चाहता हूँ, जू यी ने एक बार जब वे घर पर थे, जू लाई की बांह से चिपकते हुए और अपनी बड़ी आंखों को चमकाते हुए नर्म मधुर आवाज में कहा। ठीक है। जू लाई रसोई में गई और सोचने लगी कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। अपने भंडारण स्थान में खोजबीन करते हुए जू लाई को काफी सामग्री मिली और अंततः उसने तराजू वाली एक मछली निकाली जो तारों की रोशनी की तरह चमक रही थी। वाह पिताजी, यह मछली बहुत सुंदर है, जू यी ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों के साथ पंजों के बल खड़े होकर कहा। यह एक स्टारफिश है। जब किसी तारे का कोर मर जाता है तो यह इन मछलियों में से एक में बदल जाता है, जो तब ब्रह्मांड में घूमता है। वे अविश्वसनीय रूप से तेज हैं और उन्हें पकड़ना बेहद कठिन है, जू लाई ने समझाया। लेकिन तली हुई स्टारफिश असाधारण रूप से स्वादिष्ट होती है। देखिए डैडी आपको दिखाते हैं कि वह क्या कर सकते हैं।
अपनी बेटी की आशावादी और प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे जू लाई अपने पाक कौशल का प्रदर्शन करना शुरू किया। शाम के 9 बजे थे। रुवान तांग घर लौट आया और जू लाई की ओर देखा, जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। ये कहाँ है? मैंने उसे पहले ही सुला दिया है। क्षमा करें, मैं कंपनी में इतना व्यस्त था, मैं ये को लेना भूल गया। यही मेरी भी बेटी है। जू लाई ने खाने की मेज की ओर इशारा किया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ रात का खाना बचा कर रखा है। मैंने अभी इसे गर्म किया है, इसलिए जाओ और खाओ। पूरे दिन कंपनी में व्यस्त रहने के कारण रुवान तांग भूख से मर रहा था। हाथ धोने के बाद वह खाना खाने लगी। स्वादिष्ट। रुवान तांग की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। इस मछली का स्वाद कल के सांप के मांस से भी बेहतर था। बाहर से कुरकुरा और अंदर से कोमल, यह उसके मुंह में जाते ही पिघल गया। एक ही काटने से उसकी सारी थकान गायब हो गई। क्या जू लाई अतीत में शेफ रही होगी? जैसे ही उसने खाना खाया, अपनी चॉपस्टिक चबाते हुए रुवान तांग के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। शायद जू लाई से शादी करना इतना बुरा नहीं होगा। काम से घर आकर कोई आपका इंतजार कर रहा है, स्वादिष्ट घर का बना खाना खाने के लिए तैयार है। मुझे फिर कभी टेकआउट खाना नहीं खाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वास्तव में उसे पसंद करती है। एक सेकंड रुको। रुवान तांग ने हताशा में खुद को डांटते हुए अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारा। रुवान तांग, तुम इतने दयनीय नहीं हो सकते कि भोजन के दौरान एक आदमी के प्यार में पड़ जाओ। आप और जू लाई 2 अलग अलग दुनियाओं से हैं। आपका राजकुमार अभी भी वहां आपका इंतजार कर रहा है। रात के खाने और गर्म स्नान के बाद रुवान तांग सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। अगले 3 दिनों के लिए जू लाई एक पूर्णकालिक घर पर रहने वाला पिता बन गया। उसके दिनों में यी को स्कूल से लाना और ले जाना और घर पर उसके और रुवान तांग के लिए खाना बनाना शामिल था। और भले ही वह हमेशा डाइट पर जाने की बात करती थी, रुवान तांग ने किसी से भी ज़्यादा खाया। सितंबर 10, डोंगली विश्वविद्यालय ने नए छात्रों का स्वागत करना शुरू किया और जू लाई ने स्कूल डॉक्टर के रूप में अपना नया करियर शुरू किया। सू देई ने व्यक्तिगत रूप से जू लाई को डोंगली विश्वविद्यालय दिखाया और फिर उन्हें राष्ट्रपति के कार्यालय में ले गए और व्यावहारिक रूप से स्पष्ट रूप से कहा कि जू लाई केवल जीवन का अनुभव लेने के लिए वहां आए थे। राष्ट्रपति मूर्ख नहीं थे और उन्होंने जू लाई की अच्छी देखभाल करने का बार बार वादा किया था। सू दाई के जाने के बाद राष्ट्रपति जू लाई को स्कूल के चिकित्सा कार्यालय में ले गए। चिकित्सा कार्यालय के अंदर सफ़ेद लैब कोट में लगभग 26 या 27 साल की एक युवा महिला डॉक्टर अपना सिर झुकाए बैठी थी, एक मेडिकल जर्नल में तल्लीन थी। वहां लगभग 30 के दशक का एक चश्माधारी व्यक्ति भी था, जो तुरंत खड़ा हुआ और अभिवादन किया। नमस्कार राष्ट्रपति। मम्मा, राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। डॉक्टर जू, चिकित्सा कार्यालय का अभी पुनर्गठन किया गया है, इसलिए अभी के लिए ये सिर्फ आप 3 हैं। हम जल्द ही और लोगों को नियुक्त करेंगे। ये लियू नानवेई है। वह मेडिकल विश्वविद्यालय से हाल ही में मास्टर ग्रेजुएट है और सामान्य मोच और चोटों को संभालेगी। और यह जोऊ फैंग, एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ है। उनका मुख्य कर्तव्य भावनात्मक संकट का सामना कर रहे छात्रों को परामर्श देना है। जू लाई ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया है। और यह डॉक्टर जू लाई हैं। आज से वह स्कूल के चिकित्सा कार्यालय के प्रमुख के रूप में काम करेंगे। मैं आप सभी को परिचित कराऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद राष्ट्रपति ने जू लाई को एक और गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और जाने के लिए मुड़ गए। चिकित्सा कार्यालय के प्रमुख जोऊ फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई। उस पद का उनसे अनौपचारिक रूप से वादा किया गया था। कोई अचानक पैराशूट से कैसे अंदर आ सकता है और इसे कैसे ले सकता है? वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए जल्दी से राष्ट्रपति के पीछे चला गया। जोऊ फैंग एक प्रमुख परिवार से आता है और आमतौर पर ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह प्रभारी है। आपने बस उसका पद छीन लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सावधान रहें, लियू नानवेई ने ठंडे स्वर में कहा, फिर तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी मेडिकल पत्रिका पढ़ना जारी रखा। जल्द ही जोऊ फैंग चिकित्सा कार्यालय में लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। उसने जू लाई को घूरकर देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, बुरा नहीं है बच्चे, तुम्हारे संबंध मेरे से भी अधिक मजबूत हैं। हम इस बारे में देखेंगे। उसने धावा बोल दिया बाहर, उसके पीछे दरवाजा पटक दिया और जू लाई के साथ कोई भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। जू लाई ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ केवल समय काटने आया हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का प्रमुख बनने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि काम का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। जैसे ही वह इस पर विलाप कर रहा था, मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिता अध्याय 19 पीछे पढ़ना _1। अजय पिताजी अध्याय 19 पीछे पढ़ना _1। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 19 पीछे पढ़ना _1। मरीज एक खूबसूरत और मनमोहक लड़की थी, जिसकी लंबाई लगभग 160 सेमी थी, जिसने हरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी।
उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और फुसफुसाया, चाय शिक्षक, मैं एक नई छात्रा हूँ और मेरे पेट में असहजता महसूस हो रही है। तुम्हारा पेट? लियू नानवेई ने अपनी पत्रिका नीचे रख दी। बुनियादी जानकारी भरें, फिर आएं। मैं आपकी नब्ज लूंगा। हरे रंग की पोशाक में लड़की एक पल के लिए झिझकी। उसने अपना नाम, कक्षा और फ़ोन नंबर लिखा, फिर अपना हाथ बढ़ाया। जू लाई ने अपना सिर हिलाया। वह एक नज़र में बता सकता था कि यह लड़की, झाओ जिक्सी, ये दिखावा कर रही थी। लियू नानवेई पारंपरिक चीनी चिकित्सा के चिकित्सक थे। 5 मिनट की जांच के बाद उसने ठंडे भाव से कहा, तुम्हारे साथ कोई गंभीर समस्या नहीं है। बस वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। मैं बीमार कैसे नहीं पड़ सकता? मुझे बीमार होना पड़ेगा, झाओ जिक्सी ने पीड़ा व्यक्त की। अन्यथा मैं परसों से शुरू होने वाले आधे महीने के सैन्य प्रशिक्षण के बारे में क्या करूंगा? मैंने एक वरिष्ठ से सुना है कि यह थका देने वाला है और सूरज तुम्हें कोयले की तरह काला कर देगा। लेकिन शिक्षक, मेरा पेट अभी भी असहज महसूस करता है, झाओ जिक्सी ने खुद को मजबूत करते हुए जोर दिया। अधिक गर्म पानी पिएं, लियू नानवेई ने कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ जिक्सी ने जू लाई की ओर कमजोर दृष्टि से देखा, जिसने भी सिर हिलाया। अधिक गर्म पानी पिएं। झाओ जिक्सी अपने आप में बड़बड़ाते हुए चली गई, उसकी आंखें शिकायत से लाल हो गईं। क्या उस भरोसेमंद वरिष्ठ ने यह नहीं कहा कि स्कूल डॉक्टर से बात करना वाकई आसान था? कितना झूठा है। दरवाज़ा चटक कर बंद हो गया। लियू नानवेई ने स्पष्ट रूप से कहा, शायद एक छात्र सैन्य प्रशिक्षण छोड़ने के लिए बीमारी का नाटक करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था। मम्मा, जू लाई ने सिर हिलाया। उसके बाद उन दोनों के बीच फिर कोई बातचीत नहीं हुई। लियू नानवेई ने अपनी मेडिकल पत्रिका पर ध्यान केंद्रित किया। उसे जू लाई के प्रति न तो स्नेह महसूस हुआ और न ही पूर्वाग्रह। चाहे वह वहां ढिलाई बरतने के लिए था या क्लिनिक निदेशक के पद को अपने बायोडेटा को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जहां तक निर्देशन के लिए जो फैंग के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता का सवाल है, उनका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। जो संकेत उसने उसे पहले दिया था, वह पहले से ही बहुत आगे बढ़ रहा था। जू लाई ने अपनी ओर से अपने नए सहयोगी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का कोई प्रयास नहीं किया। वह बस अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आंखों को आराम दिया। क्या मुझे अपनी भाभी रुवान लैन से मिलने जाना चाहिए? उसने विचार किया। मेरी पत्नी का परिवार उसके लिए निरंतर चिंता का स्रोत बना हुआ है। यह एक घाव है जिसे उपचार की आवश्यकता है। कुछ सोचने के बाद जू लाई ने पूछने का फैसला किया, डॉक्टर लियू, क्या आप चीनी विभाग से रुवान लैन को जानते हैं? उसे अब द्वितीय वर्ष की छात्रा होनी चाहिए। मैं उसके बारे में जानता हूँ। लियू नानवेई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने धनी परिवार, शानदार व्यक्तित्व और सुंदर चेहरे के साथ रुवान लैन डोंगली विश्वविद्यालय में एक प्रमुख व्यक्ति थीं। यदि संभव हो तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। मैं उससे परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लियू नानवेई ने उन्हें सीधे मना कर दिया। वह अब जू लाई से बहुत निराश थी, इसलिए उसने विश्वविद्यालय अध्यक्ष के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके कैंपस की सुंदरी का पीछा करने के लिए क्लिनिक में प्रवेश किया। क्लिनिक हर तरह के मैल से भरा रहता था, पुरुष जो महिला छात्रों का फायदा उठाते थे और अन्य जो गुप्त रूप से रिश्वत लेते थे। कदाचार बड़े पैमाने पर था। यही कारण है कि स्कूल ने अंततः पुनर्गठन का फैसला किया, बड़ी संख्या में लोगों को निकाल दिया और केवल उसे और जोऊ फैंग को छोड़ दिया। ये सोचना कि नया निर्देशक भी दूसरों की तरह ही था। जोऊ फैंग निर्देशक के लिए बेहतर विकल्प होते। वह एक अप्रिय व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कम से कम उसके चिकित्सा कौशल वास्तविक हैं। जू लाई अपने प्रति लियू नानवेई के पूर्वाग्रह से अनभिज्ञ था, और अगर वह जानता भी था तो वह समझाने की जहमत नहीं उठाता था। उन्होंने अप्रासंगिक लोगों की राय की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने पूरा दिन क्लिनिक में बिताया, लेकिन जोऊ फैंग कभी नहीं आए। केवल कुछ ही छात्र इलाज के लिए आए, ज़्यादातर मामूली खरोंचों के लिए जिनके लिए बस पट्टी की जरूरत थी। जू लाई समझ गया, गंभीर बीमारी के लिए यहाँ आने की हिम्मत कौन करेगा? वे सीधे अस्पताल जाएंगे। तो ये काम बहुत आरामदायक था। यह उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। दोपहर 5 बजे जू लाई यी को लेने और घर जाने के लिए तैयार होकर निकली। निदेशक जू, रात्रिपाली में कौन है? लियू नानवेई ने अचानक पूछा। हम, जू लाई ने भौहें उठाईं। क्लिनिक को ड्यूटी पर रहने के लिए किसी की जरूरत है। हमारे पास पहले रात की पाली का एक डॉक्टर था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। चलो जो फैंग, ऐसा करो, जू लाई ने एक पल सोचने के बाद कहा। उसने पूरे दिन काम छोड़ दिया। ठीक है, लियू नानवेई ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी फ़ोन करके उसे सूचित करूंगा। उसने जो फैंग का नंबर डायल किया और उसकी नशे की आवाज़ लाइन से आई। तुम क्या चाहते हो? आपने आज काम नहीं किया। निदेशक जू ने तुम्हें रात्रि पाली में नियुक्त किया है। तोड़ो। बोतल टूटने की आवाज़ फ़ोन पर गूंज उठी। मैं डोंगली विश्वविद्यालय में 5 साल से हूँ और यह नौसिखिया सोचता है कि वह अपने पहले दिन मुझे ऑर्डर दे सकता है। जो फैंग ने शाप दिया।
उससे कहो कि वह दफा हो जाए। ठीक है। लियू नानवेई ने फ़ोन रख दिया और जू लाई की ओर मुड़े। उसने तुम्हें दफा हो जाने को कहा था। जू लाई ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए थक सकते हैं? मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ, उसे घर ले जाऊंगी और उसके लिए रात का खाना बनाऊंगी। मैं बाद में वापस आऊंगा। तुम शादीशुदा हो? लियू नानवेई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मम्मा। जू लाई के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। मेरी बेटी 5 साल की है। लियू नानवेई की अभिव्यक्ति और भी गंदी हो गई। बदमाश। उसका एक परिवार है और वह अभी भी विश्वविद्यालय में महिलाओं का पीछा करने की कोशिश कर रहा है। उसे रात की पाली में रुकने की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। अगर कोई बेचारी लड़की उसके चंगुल में फंस गई तो क्या होगा? ये पहले भी हो चुका है। उसने ठंडी सांस ली और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अपनी पत्नी और बच्चे के पास घर जाओ। मैं लॉजिस्टिक्स विभाग को सूचित कर दूंगा कि जब तक किसी प्रतिस्थापन को काम पर नहीं रखा जाता, मैं रात की पाली को कवर करूंगा। क्या मैंने उसे किसी तरह नाराज किया? जू लाई हैरान थी, लेकिन उन्होंने मामले को दबाया नहीं और पूरी तरह से भ्रमित होकर चले गए। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने 10 मिनट पहले रुवान तांग की एक मिस्ड कॉल देखी। उसका फ़ोन साइलेंट था, इसलिए उसने इसे नहीं सुना। रुवान तांग ने तब एक संदेश भेजा था जिसमें उसने बताया था कि वह यी को पहले ही उठा चुकी है और अपने घर ले गई है। जू लाई ने बस को सीधे बेयुन समुदाय के लिए वापस ले लिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने लिविंग रूम से यी की खिलखिलाहट की आवाज़ सुनी। आंटी, मुझे गुदगुदी करना बंद करो। इसमें बहुत खुजली है। खिलखिलाओ, खिलखिलाओ। दरवाज़ा खुला होने की आवाज़ सुनकर जू ही, जो सोफे पर लेटी हुई थी, चौड़ी चमकदार आंखों के साथ दौड़कर ऊपर आए। पिताजी। जू लाई ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसकी नज़र सोफे पर बैठी दूसरी महिला पर पड़ी। उसकी ऊंचाई और शक्ल सूरत रुवान टैंग से लगभग 70% मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें एक निश्चित परिपक्व संतुलन का अभाव था। उसकी जगह अधिक सनकी स्वभाव था। रुवान तांग की राजसी पहाड़ी काया की तुलना में उसकी काया कम प्रभावशाली थी, हालांकि उसकी लंबी टांगों की जोड़ी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती थी। महिला के चेहरे की जीवंत मुस्कान धीरे धीरे आक्रोश के भाव में बदल गई। दीदी, वह बेरहम आदमी वापस आ गया है। रुवान लैन। जू लाई को इन परिस्थितियों में अपनी भाभी को देखने की उम्मीद नहीं थी। हेलो, उसने उसका अभिवादन करने की पहल करते हुए कहा। हेलो नहीं। रुवान लैन क्रोधित हो गया। कुछ तो तमीज रखो, वह तुम्हारा जीजा है। रुवान तांग टमाटर के साथ तले हुए अंडे का एक कटोरा लेकर रसोई से निकली। उसका खाना पकाने का कौशल स्पष्ट रूप से औसत था, उसके कुछ हिस्से झुलसे हुए थे। वह सख्त चेहरा बनाकर बोली, जीजाजी कहकर बुलाओ। मैं नहीं करूंगा। रुवान लैन ने नाराज होकर अपना सिर घुमा लिया। मैं विश्वविद्यालय वापस जा रहा हूँ। मैंने पहले ही एक डिश बना ली है। जाने से पहले कम से कम खा लो, रुवान तांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। काम खत्म करने और यी को लेने के बाद उसने अपनी बहन रुवान लैन को समुदाय के प्रवेश द्वार पर रुकते हुए पाया। वह उसे जल्दी से अंदर ले गई और खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। रुवान लैन ने तले हुए अंडे और टमाटर के कटोरे को देखा, फिर एक लंबे विराम के बाद बुदबुदाया, दीदी, हम इसके बजाय बाहर खाना खाने क्यों नहीं जाते? क्या आप कह रहे हैं कि मेरे खाना पकाने का स्वाद खराब है? रुवान तांग ने आधा नाराज और आधा खुश होकर पूछा। नहीं, 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 रुवान लैन ने सावधानी से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका स्वाद खराब है या ये जला हुआ है। मुझे बस डर है कि आप पिछली बार की तरह फिर से रसोई को उड़ा देंगे। जू लाई ने नज़र घुमाई, उसकी नज़र अर्थ से भरी हुई थी। वह एक दुर्घटना थी। रुवान तांग का चेहरा काला पड़ गया। जू लाई, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? यहाँ आओ। मुफ्त वेब उपन्यास होम इनविंसिबल डेड चैप्टर 20 आंटी, यू कैन रियली ईट _1। अजय पिताजी। अध्याय 20 आंटी, आप सचमुच खा सकती हैं _1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 20 आंटी, आप सचमुच खा सकती हैं _1। जू लाई रसोई में गई। रुवान लैन ने यी को इशारा किया, उसका चेहरा स्नेहमयी चाची की मुस्कान से भर गया। यी, आओ यहाँ अपनी आंटी के पास बैठो। जू यी आज्ञाकारी ढंग से करीब आ गई। हमारी यी बहुत सुंदर है। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान सुंदरता होगी। हालांकि रुवान लैन आज पहली बार यी से मिल रहा था, लेकिन मनमुटाव का जरा भी संकेत नहीं था, उसका स्नेह स्पष्ट था। जब यी बड़ी हो जाएगी तो मैं आंटी की तरह एक महान सुंदरी बनना चाहती हूँ। जू यी ने अपना छोटा सा हाथ उठाया और अपनी आशा व्यक्त की। रुवान लैन की मुस्कान खिल उठी। बहन, इस बच्चे को देखो। क्या वह सबसे ईमानदार बच्चा नहीं है? लेकिन मेरे शिक्षक ने कहा कि लोगों को उनके पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। रुवान लैन ने पूछा, तो अगर मैं 70% आंटी और मम्मी जितनी सुंदर हो जाऊं तो ये बहुत बहुत सुंदर होगा। बहुत खूब, रुवान लैन आश्चर्य से बोली। क्या उसकी भतीजी परी हो सकती है? इस छोटे से बच्चे के कितने प्यारे शब्द।
रुवान तांग ने अपनी बहन के लिए पानी का गिलास डालते हुए कहा, तारीफों के पीछे भागना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। रुवान लैन की मुस्कान कठोर हो गई और वह बोलने में झिझकने लगी। अंत में उसने अपनी नाक को छुआ और लापरवाही का नाटक किया। कुछ नहीं, मैं बस अपनी भतीजी से मिलने आना चाहता था। क्या ये कोई समस्या है? तुम कभी भी झूठ बोलने में अच्छे नहीं रहे, तब से नहीं जब तुम छोटे थे। तुम झूठ बोलते समय हमेशा अपनी नाक को छूते हो। इसके अलावा जब भी तुम्हें अन्याय महसूस होता है तो तुम मेरे पास रोते हुए आते हो, अन्यथा तुम मेरे पड़ोस में क्यों छिपते रहते? उद्धरण चिन्ह। रुवान लैन को अपनी नाक में चुभन महसूस हुई और वह रोने लगी, लेकिन वह जानती थी कि यह मामला उसकी बहन को इसमें खींच लेगा। तो रुवान लैन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस आकर तुम्हें और यी को देखना चाहता था। रुवान तांग ने अपनी बहन की ओर गहराई से देखा, फिर अपना सिर हिलाया और आह भरी। यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। माँ और पिताजी कैसे हैं? क्या वे ठीक हैं? वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चिंता मत करो। अच्छी बात है। फिर दोनों बहनों ने पारिवारिक मामलों पर बातचीत की। ये ज़्यादातर रुवान लैन था जो बातें कर रहा था, जबकि रुवान तांग चुपचाप सुन रहा था, कभी कभी एक या दो शब्द बोलता था। बहन, तुम्हें रुवान परिवार से निकाल दिया गया था और जूलाई के कारण आप हंसी का पात्र बन गईं। फिर भी आप उससे सगाई क्यों करेंगी? रुवान लैन ने आक्रोश से कहा, आप स्पष्ट रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के हकदार हैं। प्यार के लिए, जू यी ने खुशी से कहा, आंटी, मेरे मम्मी और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो, छोटे बदमाश। रुवान लैन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने जू यी के गालों पर चुटकी काटी। उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह उन्हें कुछ और बार चुटकी काटने से रोक नहीं सकी। जब रुवान तांग और अधिक नहीं देख सकी तो उसने अपना हाथ दूर कर दिया और शांति से कहा, जूलाई और मेरे बीच का रिश्ता बहुत जटिल है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं केवल कुछ शब्दों में समझा सकती हूँ। बहन, तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी होने का नाटक तो नहीं कर रही हो? रुवान लैन ने अचानक पूछा। तुम्हें जानते हुए तुम अचानक सगाई नहीं करोगे जब तक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जू यी ने दयनीय दृष्टि से रुवान तांग का हाथ खींचा। मम्मी, क्या आप और डैडी यी से झूठ बोल रहे हैं? रुवान लैन पर तेज नजर डालते हुए रुवान तांग ने जू यी को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या मम्मी डैडी से प्यार करती हैं? अपनी बेटी की बड़ी पानी भरी आंखों का सामना करते हुए रुवान तांग ने खुद को संभाला और धीरे से पुष्टि में गुनगुनाया, यही भी डैडी और मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। जू यी को आसानी से सांत्वना दी गई। हालांकि रुवान लैन को तेजी से महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ निश्चित रूप से एक कहानी थी। सौभाग्य से उस समय जूलाई ने रसोई में 6 व्यंजनों और एक सूप का एक शानदार भोजन तैयार किया था और कहा, रात का खाना तैयार है। रुवान लैन ने अपने होंठ भींचे। अच्छा, अब तुम खाना बना सकती हो। तुमने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया होगा। वह अच्छे बनो। रुवान तांग ने उसकी ओर देखते हुए डांटा। आमतौर पर हमारे पास केवल 1 या 2 व्यंजन होते हैं। आज जब से तुम आए हो तुम्हारे जीजाजी ने 7 बना दिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि मेरे साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरी 3rd डैन ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट सिर्फ दिखावे के लिए है? रुवान लैन ने गंभीरता से कहा, बहन, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। मैंने पहले से ही उस पौराणिक आभा पर महारत हासिल कर ली है जो आम ठगों को मुझे देखते ही भयभीत होकर भाग जाने पर मजबूर कर देती है। इतना नाटकीय होना बंद करो और खाओ। ठीक है। तिरस्कार की दृष्टि से रुवान लैन ने ब्रेस्ड पोर्क का एक टुकड़ा खाया। जैसे ही यह उसकी जीभ पर लगा वह ठिठक गई। ये कैसी स्वर्गीय विनम्रता है। मांस का स्वाद इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पसंद का नहीं? रुवान तांग ने अपनी बहन को स्तब्ध देखकर चिंता से पूछा। ये ठीक है। रुवान लैन, जो कभी तसुंडेरे थी, ने अपनी चॉपस्टिक को दिव्य गति से घुमाया। उसने बवंडर की तरह ब्रेस्ड पोर्क की लगभग आधी प्लेट खा ली। अगर वह इस बात पर विचार नहीं कर रही होती कि यी को अभी भी खाना है तो शायद उसने पूरी डिश खत्म कर दी होती। लेकिन फिर भी अन्य व्यंजनों के साथ उसने चावल के 3 बड़े कटोरे आसानी से साफ कर दिए। ये कैसा है? जूलाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा ही है, लगभग स्कूल कैफेटेरिया के समान ही, रुवान लैन ने लापरवाही से कहा। जूलाई ने अपनी सौदागर पत्नी पर भौहें चढ़ा दीं। वह पंक्ति इतनी परिचित क्यों लग रही थी? रुवान तांग का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। शुक्र है, जूलाई विचारशील थी और उसने उसे आगे नहीं छेड़ा। वाह आंटी, आप इतना खा सकती हैं, जू यी ने कहा। उसकी आंखें चमकीली हैं। यही और भी खाने की कोशिश करेगी। उद्धरण चिन्ह। यी याद है, रुवान लैन ने निराश होकर कहा। आपको कभी भी किसी महिला की इस बात के लिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि वह कितना खा सकती है। ओह,
जू यी ने केवल आधी अधूरी समझ के साथ उत्तर दिया। खाने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है, बुद्धिमानी से खाना बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बहुत सारा खाने में सक्षम होना एक अच्छी बात है, जू लाई ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्गीय दरबार के 7वें दिव्य जनरल, जिनका उपनाम चांग था, पृथ्वी से आए थे। वह अक्सर इस वाक्यांश को दोहराते थे और दावा करते थे कि यह उनके गृहनगर की एक कहावत है। जू लाई ने अपने सभी पाक कौशल उनसे सीखे थे। बिल्कुल, रुवान लैन ने जोर देकर सिर हिलाया। वैसे आपके जीजा डोंगली विश्वविद्यालय में स्कूल डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उससे मदद मांग सकते हैं, रुवान तांग ने अचानक कहा। वह एक स्कूल डॉक्टर? रुवान लैन रुका, फिर गुस्से से बोला, मेरे दोस्त झाओ जिक्सी ने आज छुट्टी मांगी। आप ही थे जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था, है ना? जिसके पेट में दर्द है। हाँ, वापस जाओ और उसे और अधिक गर्म पानी पीने के लिए कहो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह कुछ न कहते तो बेहतर होता। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, रुवान लैन का सिर लगभग फट गया। वह सलाह सबसे पहले उसका विचार थी। यही वजह थी कि अब अस्वीकृत झाओ जिक्सी ने पूरे दिन उसका पीछा किया था और दोहराया था, अधिक गर्म पानी पिएं। अपने दांत पीसने की हद तक क्रोधित होकर उसने घोषणा की, मैं गुस्से से तृप्त हो गई हूँ। मैं अब और नहीं खाऊंगा। आंटी, मैं आपके लिए चावल का एक और कटोरा ला दूं। शांत होने के बाद आप इसे खा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस पल में रुवान लैन को अपनी भतीजी से द्वेष की तीव्र लहर महसूस हुई। यह कोई छोटी परी नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक राक्षस है। लेकिन रुवान लैन ने फिर भी इसे खाया। उसे स्वीकार करना पड़ा, ये चावल सचमुच स्वादिष्ट था। भोजन के बाद रुवान लैन ने कुछ देर के लिए जू यी के गालों पर चुटकी काटी, जू लाई पर कुछ और धमकी भरी टिप्पणियां की और फिर अनिच्छा से रुवान तांग को अलविदा कहा। तीनों का परिवार रुवान लैन से चलकर मेट्रो के प्रवेश द्वार तक गया और फिर घर वापस जाने लगा। जू यी को खुशी से उनके आगे निकलते देख रुवान तांग ने फुसफुसाते हुए कहा, रुवान लैन को एहसास हो गया होगा कि हम एक दिखावटी जोड़ी हैं। उसे पता न चलने दें। ठीक है, जू लाई ने स्वीकार किया। उसने आगे देखा और फिर पूछा, क्या आपके पास कोई बदलाव है? रुवान तांग ने यह नहीं पूछा कि क्यों। उसने देखा कि जू यी आगे रुक गई थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठे एक भिखारी को देखा। क्या आप लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं? इनमें से कुछ घोटालेबाज हैं। रुवान तांग भाने चढ़ गईं। इस बूढ़े आदमी को कैंसर है। यह अंतिम चरण में है। एक सामान्य व्यक्ति एक नज़र में किसी बीमारी का निदान नहीं कर सकता, लेकिन जू लाई कर सकता है। सर्वोच्च सम्राट के रूप में उनके पास दिव्य आंखों की एक जोड़ी थी जो सभी झूठों को देख सकती थी, नश्वर शरीर की तुच्छताओं को तो छोड़ ही दें। रुवान तांग ने उस पर विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि वह सिर्फ बकवास कर रहा था। फिर भी उसने 200 युआन नकद निकाले और यी को दे दिए। अपने छोटे हाथों में पैसे पकड़कर जू यी ने उसे जमीन पर लोहे के कटोरे में गिरा दिया। घुटनों पर बैठे बूढ़े की आंखें नम हो गईं। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छे लोगों को जीवन भर शांति मिले। पिताजी, आगे और भी लोग हैं, जू यी ने इशारा करते हुए कहा। बॉस, मेरी मदद करो। बॉस, थोड़ा बख्श दो प्लीज। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आगे चल रहे 4 भिखारियों के हाथ पैर गायब थे, लेकिन जू लाई को उनके कपड़ों के अंदर छिपे उनके अंगों का एहसास हो गया। ये सभी लोग धोखेबाज हैं। तो जू लाई ने बस उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जू यी और रुवान तांग की हैरान निगाहों के नीचे से गुजरते हुए वह रुके और अपनी बेटी का सिर सहलाते हुए धीरे से बोले, यी, बहुत से लोग विकलांग या गरीब हैं और वे हमारी मदद के पात्र हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे दुर्भाग्य में पैदा हुए हैं। जिस बूढ़े आदमी को हमने सबसे पहले देखा था, वह वास्तव में गंभीर रूप से बीमार है और काम करने की क्षमता खो चुका है। लेकिन उन लोगों के पास अभी स्वस्थ शरीर हैं और वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं, फिर भी वे भीख मांगने के लिए अक्षम होने का नाटक करते हैं, दूसरों की दयालुता को धोखा देते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं देने दिया। जू लाई ने शांति से अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, एक व्यक्ति को सिद्धांतों के साथ रहना चाहिए। ये सिद्धांत हैं दया, स्वाभिमान और आत्मा प्रेम।